अध्याय 301। एक चुंबन से कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। जब निंगशी जाने वाली थी तो माँ लू ने देखा कि पिता लू चुप थे और उनके चेहरे पर एक ठंडा भाव था। लू टिंगजियाओ खड़ा हुआ और लिटिल ट्रेजर की ओर चला, फिर उसे निंगशी के पास ले गया। जाओ, आंटी शियाओ शी को विदा करो। लिटिल ट्रेजर ने सिर हिलाया और निंग कसी का हाथ पकड़ लिया। निंगशी ने कृतज्ञता से लू टिंगजियाओ को देखा, फिर अपने छोटे से बन के साथ आंगन की ओर चली गई। लू चोंगशान उठने ही वाला था कि मदर लू ने उसे रोक दिया। उसने सिर हिलाया और कहा, उन्हें जाने दो, वो तो बस उसे विदा कर रहा है। लू चोंगशान की अभिव्यक्ति अभी भी अप्रसन्न थी, लेकिन फिर भी उसने हार मान ली। निंगशी और लिटिल ट्रेजर एक छोटे हरे कंकड़ पत्थर वाले रास्ते पर चल पड़े। आंगन के गेट तक पहुंचने में उन्हें 10 मिनट लगे। रास्ते में निंगशी उस छोटे बच्चे को सांत्वना देने के लिए शब्दों के बारे में सोचती रही, लेकिन वह कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। छोटे बन ने नीचे देखा, अपना सिर ऊपर उठाने से इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने अपना लेखन बोर्ड निकाला और लिखना शुरू कर दिया। छोटे बन ने निंगशी को बोर्ड दिखाया जब उसका काम पूरा हो गया। बोर्ड पर लिखा था, टैगोर ने एक बार कहा था, यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो अपने प्रेम को सूर्य के प्रकाश की तरह उसके चारों ओर फैलने दें और उसे स्वतंत्र कर दें। निंगशी की उदासी तब गायब हो गई जब उसने देखा कि लिटिल ट्रेजर ने क्या लिखा था। बेबी, तुम टैगोर के बारे में भी जानती हो, तुमने ये कहाँ से सीखा? निंगशी ने नीचे बैठकर उस छोटे बन को कसकर गले लगा लिया और गर्मजोशी से भरे दिल से उससे कहा, धन्यवाद, मैं सचमुच तुम्हारी आभारी हूँ। उसे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि लिटिल ट्रेजर उसे इतना दिल छू लेने वाला कुछ दिखाएगा। जैसे ही वह लिटिल ट्रेजर को गले लगा रही थी, उसने एक जानी पहचानी परछाई को पास आते देखा। उसने जल्दी से उस छोटे बन को चूमा और उससे कहा कि वह उससे दोबारा मिलने का मौका ढूंढेगी। फिर वह भाग गई। लू टिंगजियाओ ने जब लड़की को तेजी से भागते देखा तो वह निराश हो गया। लू जिंगली जोर से हंस पड़ी, भाई, जब जियोशी तुम्हें देखती है तो वह एक उत्परिवर्ती खरगोश से भी तेज भागती है। फिर उसने छोटे बन की ओर देखा और कहा, यह सचमुच अनुचित है। अब मैं समझ गया हूँ कि मैं चाहे कुछ भी कहूँ, वह लिटिल ट्रेजर के चुंबन के बराबर कभी नहीं हो सकता। अगर कोई बात एक चुंबन से हल नहीं हो सकती तो 2 चुंबन ही काफी हैं। तो भाई, तुम लिटिल ट्रेजर को अपना काम करने क्यों नहीं देते और हमारे माता पिता का मन क्यों नहीं बदल देते? क्या इससे तुम्हारे और जियाओशी के बीच का बड़ा मसला सुलझ नहीं जाएगा? ये हमारे बीच सबसे बड़ी समस्या नहीं है, लू टिंगजियाओ ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि निंगशी को इस्तीफा देकर लिटिल ट्रेजर का शिक्षक बनने का सुझाव बूढ़े व्यक्ति द्वारा किया जा सकने वाला सबसे अच्छा समझौता था। हालांकि उसका अंतिम लक्ष्य तब पूरा हुआ जब उसने देखा कि निंगशी का लिटिल ट्रेजर पर कितना प्रभाव है। वह जानता था कि फादर लू उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश नहीं करेंगे। निंगशी के जाने के बाद लू चोंगशान ने दोनों बेटों को अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया, ये देखते हुए कि यह सब लिटिल ट्रेजर के लिए है। मैं कल रात जो हुआ उसके बारे में आगे नहीं बोलूंगी, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। पापा, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? बस भाई की शादी उससे करवा दीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। कितना अच्छा होगा। आश्चर्य की बात यह है कि लू चोंगशान को लू जिंगली पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने आह भरते हुए कहा, जिंगली, अगर तुम होती तो मैं शादी के लिए राजी हो जाता। लू जिंगली कांप उठी, पिताजी, क्या आप ऐसे भयानक बयान देना बंद कर सकते हैं? इससे तो उसे और अधिक परेशानी हो रही थी। अध्याय 302। वह शैतान जो बहुत प्यारा था। बेटा, अगर वह तुम्हारी पत्नी होती, भले ही वह एक कलाकार ही क्यों न होती, तो कोई खास असर नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे भाई के साथ ऐसा नहीं है। वह लू ग्रुप कॉर्पोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और लू परिवार के साम्राज्य के कर्णधार हैं। पत्नी के लिए उनका चुनाव पूरे परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। लू जिंगली ने अपने बगल में बैठे अपने भाई की ओर देखा और पाया कि उसकी संदेहपूर्ण और विद्रोही अभिव्यक्ति गंभीर हो गई थी। बचपन से ही वह अपने भाई के संरक्षण में रहता था और अपनी मर्जी से काम करता था। उसे अपनी पसंद की पत्नी चुनने का अधिकार था, लेकिन उसके भाई को यह अधिकार नहीं था। भाई, मैं, लू जिंगली को अचानक समझ नहीं आया कि क्या कहे। लू टिंगजियाओ ने उनके कंधे पर थपथपाया और फिर लू चोंगशान की ओर देखा। उसकी हमेशा की तरह बर्फीली आंखों में अहंकार झलक रहा था और उसने कहा, पिताजी, आपके और माँ के अलावा मेरे फैसलों को कोई और प्रभावित नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, इन सभी कंपनियों, पारिवारिक साम्राज्यों और असंबंधित व्यक्तियों की राय उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उसे केवल अपने सबसे करीबी परिवार के सदस्यों की राय की परवाह थी। लू चोंगशान ने जब ये सुना तो वह दंग रह गया। हालांकि ये शब्द उसकी अवज्ञा करने के लिए थे, फिर भी उसके दिल में गर्व और खुशी का भाव था। उन्होंने अपनी सफलता पाने के लिए 20 साल लगा दिए थे, जोखिम भरे फैसले लेने से कभी नहीं हिचकिचाए। फिर भी वे अपने बेटे को भूल गए थे, जिसने एक बड़े आंतरिक कलह को शांत करने में मात्र 5 साल लगाए थे। उन्होंने उन 5 सालों में लू परिवार को एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया था। यद्यपि उसने जो शब्द कहे थे वे विद्रोही और अहंकारी थे, फिर भी वे तुच्छ नहीं थे, क्योंकि वास्तव में उसमें ऐसी क्षमताएं थीं। लू चोंगशान ने गहरी सांस ली और अंत में आह भरते हुए कहा, टिंगजियाओ, मुझे ज्यादा सावधान रहने के लिए दोष मत दो। तुम्हें पता होना चाहिए कि दुनिया पाना आसान है, लेकिन उसे थामे रखना आसान नहीं है। तुम्हारे पास इतनी कमजोरी होना निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है। लू टिंगजियाओ की आंखों में एक सौम्य लेकिन दृढ़ संकल्प की लहर दिखाई दी। मैं आपको साबित कर दूंगा कि वह कोई कमजोर बिंदु नहीं है। ये कहकर वह जाने के लिए मुड़ा। जैसे ही उसने अपने भाई की परछाई को जाते देखा, लू जिंगली का सारा आंतरिक अपराध बोध प्रशंसा में बदल गया। वाह,
मेरा भाई बहुत अच्छा है। अध्ययन कक्ष से बाहर निकलने के बाद लू टिंगजियाओ लिटिल ट्रेजर की तलाश में चला गया। वह छोटा सा लड़का खिड़की की चौखट पर लेटा हुआ, अपना गाल हाथ में लिए झुका हुआ था। उसके चेहरे पर संतोष और निराशा का मिला जुला भाव था। लू टिंगजियाओ अपने बेटे के पास गया, फिर धीरे से उसके सिर पर अपनी हथेली रखी। तुमने अच्छा किया। लिटिल ट्रेजर ने अपना सिर घुमाया और ऊपर देखा। क्या हुआ? लू टिंगजियाओ ने पूछा। लिटिल ट्रेजर ने अपने छोटे से हाथ से अपने पिता की कमीज का किनारा खींचा, जिससे उन्हें नीचे झुकने का संकेत मिला। लू टिंगजियाओ नीचे झुका। अगले ही पल एक हल्का सा चुंबन उसके गाल पर पड़ा। लू टिंगजियाओ, जो सब कुछ अपने नियंत्रण और भविष्यवाणी के अधीन रखने का आदी था, पहली बार सचमुच दंग रह गया। कुछ सेकंड बाद लू टिंगजियाओ को आखिरकार होश आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटे, इसलिए अंत में उसने गंभीर चेहरे के साथ अपना गला साफ किया और शाबाशी देते हुए कहा, अच्छा लड़का। फफिट। लू जिंगली, जो दरवाजे पर झुकी हुई थी, तुरंत हंस पड़ी, ये सोचकर कि उसका भाई इस समय बहुत प्यारा लग रहा था। लड़कियों को आकर्षित करने के लिए उसके पास बहुत सी तरकीबें थीं। फिर भी पता चला कि कुछ चीजें ऐसी भी थीं जिनमें वह बहुत कुशल नहीं था, जैसे कि अपने बेटे के साथ बातचीत करने के तरीके। अपने बेटे के अचानक चुंबन से लू टिंगजियाओ की स्तब्धता तब भंग हुई जब उसका फोन अचानक बज उठा। ये बटलर युआन था। बूढ़े बटलर युआन ने भावुक होकर बताया, नमस्ते मास्टर, मिस जियाओ शी वापस आ गई हैं। अध्याय 303। उसे धोखा दिया गया। उसी समय प्लेटिनम पैलेस में निंग शी दरवाजे पर नौकरानी वान वान से बात कर रही थी। मेरी प्यारी और सबसे प्यारी वान वान, प्लीज मुझे अंदर आने दो। मैं गारंटी देती हूँ कि जैसे ही मैं अपना सामान ले लूंगी, मैं तुरंत चली जाऊंगी। निंग शी ने अपनी हथेलियां आपस में दबाकर विनती की। जब वह अपने पुराने घर से निकली थी तो उसने सोचा कि वह नाटक टीम से आधे दिन की छुट्टी ले लेगी और बंगले पर छोड़ा गया सामान ले लेगी। हालांकि 3 महीने ज्यादा समय नहीं था, फिर भी उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में ही अपनी ज्यादातर चीजें यहाँ रख दी थीं। इसीलिए इस दौरान जब उसे किसी चीज की जरूरत होती थी और वह उसे लेने नहीं आ पाती थी तो उसे बहुत असुविधा होती थी। बेशक सबसे जरूरी बात यह थी कि उसे पता था कि शैतान पुराने घर में ही होगा, बंगले में तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए उसने मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से यहाँ दौड़ लगा दी। निराशा की बात यह है कि स्थिति उतनी सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ी जितनी उसने कल्पना की थी। वह सौम्य छोटी नौकरानी उसे अंदर नहीं आने देती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। मिस शियाओ शी, कृपया मेरे लिए इसे और कठिन न बनाएं। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर आपको अंदर नहीं आने दे रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मेरे पास ये दरवाजा खोलने का अधिकार नहीं है। निंग शी के पास बटलर युआन से भीख मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बटलर युआन किसी से फोन पर बात कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने उसे अपनी तरफ आते देखा तो उन्होंने झट से फोन काट दिया। फिर उन्होंने अपना गला साफ किया और बेपरवाही से उनकी तरफ मुड़े और कहा, मिस जियाओ शी, आप वापस आ गईं। मैं कुछ सामान लेने आई हूँ। प्यारे बटलर, क्या तुम दरवाजा खोलने में मेरी मदद करोगे? निंग शी ने बेचैनी से मदद मांगी। बटलर युआन के चेहरे पर तुरंत बेबसी के भाव उभर आए और उसने धीरे से आह भरी, मिस शियाओ शी, हालांकि एक नौकर होने के नाते मुझे मालिक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। इस बार मैं आपको बताए बिना नहीं रह सकता। पहले मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन कुछ समय पहले मालिक वापस आ गए और उन्होंने हम सभी को निवास से बाहर निकाल दिया। फिर उन्होंने खुद को पूरे 1 दिन के लिए अंदर बंद कर लिया। उसके बाद निवास के प्रवेश और निकास की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और अब तक उनके अलावा कोई भी अंदर नहीं जा सकता। बटलर युआन इस भाग पर रुका और फिर कहना जारी रखा, तो यदि आपको अंदर जाने की आवश्यकता है तो आप केवल मास्टर से संपर्क कर सकते हैं ताकि वह आपके लिए दरवाजा खोल सके। बटलर युआन को ये कहते हुए सुनकर निंग शी को याद आया कि लू जिंगली ने पहले भी उससे इस बारे में बात की थी। वह जानबूझकर लू टिंगजियाओ से जुड़ी किसी भी खबर को नजरअंदाज कर रही थी और उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। निंग शी एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन उसने जल्दी से कहा, धन्यवाद, तो ठीक है, मैं चलती हूँ। प्रिय बटलर, अलविदा। बटलर युआन को फोन पर देखकर वह थोड़ी बेचैन हो गई। चूंकि आज भी उसे अपना सामान नहीं मिल पाया था, इसलिए बेहतर था कि वह जल्दी निकल जाए। जब बटलर युआन ने देखा कि निंग शी जाने वाली है तो वह अचानक चिंतित हो गया, क्योंकि मालिक अभी भी रास्ते में था। उसने कई दिनों तक अपने मालिक को उदास देखा था और आखिरकार उसने निंग शी के वापस आने का इंतजार किया। वह उसे आसानी से जाने नहीं देने वाला था। इस प्रकार बटलर युआन ने उसे रोकने के लिए जल्दी से पुकारा, मिस जियाओ शी, रुको। प्रिय बटलर, क्या कुछ और है? निंग शी के कदम रुक गए। बटलर युआन ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसे अचानक कुछ याद आ गया हो और कहा, मिस शियाओ शी, मुझे अचानक आपके लिए दरवाजा खोलने का एक तरीका सूझा। सच में? निंग शी का चेहरा तुरंत चमक उठा। हाँ, मिस शियाओ शी, कृपया थोड़ी देर यहीं प्रतीक्षा करें। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको परेशान करने के लिए मुझे बहुत खेद है। इस समय निंग शी का दिल कृतज्ञता से भर गया कि इस दुनिया में मानवता है, बिना ये संदेह किए कि दोस्ताना दिखने वाले बूढ़े बटलर ने उसे धोखा दिया होगा। इस तरह निंग शी उम्मीद से भरी वहीं खड़ी रही। अफसोस, उसे 20 मिनट से ज्यादा इंतजार करना पड़ा। अध्याय 304, जाल से भरा हुआ। निंग शी बेचैनी से इंतजार कर रही थी और मन ही मन बगीचे के पौधों को तोड़ने लगी। जल्द ही उसके सामने वाला पेड़ पूरी तरह से गंजा हो गया। मिस शियाओ शी, 1 कप फलों का जूस लीजिए। वान वान ने 1 कप जूस परोसा, साथ में एक ट्रे में स्वादिष्ट पेय पदार्थ भी थे।
शुक्रिया। निंगक्षी ने एक ही घूंट में आधा कप पी लिया और अधीरता से पूछा, वान वान, क्या तुमने मुझे ये पता लगाने में मदद की है कि बटलर युआन अभी तक वापस क्यों नहीं आया? वान वान झूठ बोलने में अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराने की बहुत कोशिश की और शांति से उसे दिलासा दिया, मिस जियाओशी, कृपया थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें, वह जल्द ही वापस आ जाएगा। ठीक है। निंगक्षी ने अपने फोन पर समय देखा और 5 मिनट और इंतजार करने का फैसला किया। अगर बटलर युआन तब तक वापस नहीं आया तो उसे वहां से जाना होगा। उसे यकीन नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन उसका दिल बेचैन होता जा रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया और 5 मिनट उसे हमेशा के समान लगे। अंततः 5 मिनट पूरे हो गए। निंगक्षी ने अपना कप वान वान को दिया और कहा, मुझे माफ करना वान वान, मुझे अभी भी कुछ काम करने हैं और मुझे अब जाना होगा। कृपया बटलर युआन को बता देना। ठीक है। वान वान के हाव भाव बदल गए और उसने चिंता के एक पल में निंगक्षी को अपने रास्ते में रोक लिया। मिस शियाओक्षी, कृपया थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें, ये बहुत जल्द हो जाएगा, बस थोड़ी देर और। यदि निंगक्षी को बटलर युआन की हरकतों में कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा था तो उसने निश्चित रूप से वान वान जैसे निर्दोष व्यक्ति से कुछ महसूस किया होगा, जिसने आसानी से उसके असली इरादों का खुलासा कर दिया। निंगक्षी ने उसके व्यवहार को देखा और तुरंत समझ गई कि कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसने जल्दी से वान वान को धक्का देकर भाग गई। जैसे ही वह वान वान के पास से गुजरी, एक अकेला दुबला पतला व्यक्ति उसकी नजर में आया। चीज, मैं जानता था। निंगक्षी ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया और मुंह छिपा लिया। उसने पलटकर वानवान की तरफ देखा और अविश्वास भरे स्वर में बोली, मेरे प्यारे वानवान, क्या तुम भी मुझे फंसाने में उनकी मदद कर रहे हो? मानवता के लिए उसकी सारी आशाएं बकवास थीं, वह अब इस छल कपट से भरी दुनिया पर भरोसा नहीं कर सकती थी। वान को इतना दोषी महसूस हुआ कि वह रोने लगी और माफी मांगते हुए झुकी, मिस शियाओशी, मुझे माफ कर दो, सचमुच माफ कर दो, बहुत माफ करो। जब निंगक्षी ने उस आंसुओं से सनी छोटी सी सुंदरी को माफी मांगते देखा तो वह उस पर गुस्सा नहीं कर सकी, वह बस मुड़कर शैतान का सामना कर सकी। निंगक्षी ने गहरी सांस ली और कहा, सियो लू, मैं यहाँ हूँ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, लू टिंगजियाओ ने स्तब्ध होकर कहा, अंदर आइए, और फिर बंगले की ओर चल पड़ा। निंगक्षी ने शैतान की परछाई को देखा और उसके मन में बस यही ख्याल आया कि वह भाग जाए। हालांकि लू टिंगजियाओ को इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि वह भाग जाएगी। उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा तक नहीं और आगे बढ़ गया। आखिरकार निंगक्षी की हिम्मत नहीं हुई कि वह वहां से चली जाए। उसकी दुविधा का नतीजा ये हुआ कि आखिरकार उसे आज्ञाकारी होकर निर्देशों का पालन करना पड़ा। उसके पीछे वान और बटलर युआन जो एक कोने में छिपे हुए थे, उन्हें अंततः राहत महसूस हुई। निंगक्षी घबराकर शैतान के पीछे चली गई। उसने अनजाने में उस जगह पर नजर दौड़ाई जहां वह काफी समय से नहीं गई थी। लिविंग रूम, गलियारा, सीढ़ियां, सजावट, हालांकि सब कुछ पहले जैसा ही था, फिर भी उसे एक अजनबी और दूर का एहसास हो रहा था। लू टिंगजियाओ के दृढ़ कदम उन्हें उसके कमरे के दरवाजे तक ले गए। फिर उसने दरवाजा खोला। फिर वह वहीं खड़ा उसका इंतजार करने लगा, मानो उसे पहले से पता हो कि वह क्यों आई है। अध्याय 305, तुम्हें हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। निंगक्षी की आंखें उस आदमी की गहरी काली आंखों से मिलीं। वह डरी हुई और थोड़ी घबराई हुई सी खड़ी रही, उसके पास जाने से डर रही थी। लू टिंगजियाओ ने सिगरेट सुलगाई और दरवाजे से टिककर थोड़ा आराम करने लगा। निंगक्षी को अब उसकी तरफ बढ़ने में ज्यादा सहजता महसूस हुई क्योंकि माहौल थोड़ा कम तनावपूर्ण हो गया था। निंगक्षी बिजली की गति से लू टिंगजियाओ के पास से गुजरी, स्वूश, और वो वहां से चली गई, सिर्फ अपनी परछाई छोड़कर, बिल्कुल टेलीविजन सीरियल की किसी मार्शल आर्ट मास्टर की तरह। कमरे के बीच में खड़ी निंगक्षी थोड़ी स्तब्ध थी। उसके कमरे में कुछ भी नहीं बदला था। बिस्तर पर बिखरी हुई फैशन पत्रिकाएं बिखरी पड़ी थीं। लुढ़के हुए योगा मैट जमीन पर बेतरतीब पड़े थे। पिछले दिन गिरी हुई आईब्रो पेंसिल अब भी वहीं थी, और यहाँ तक कि पेंसिल की टूटी हुई लीड भी वैसी ही थी। इन सब बातों से उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अलग ही हकीकत जी रही है। उसे लग रहा था जैसे यहाँ बिताया गया वक्त उसके पिछले जन्म में घटित हुआ था। जब तेज हवा का झोंका खिड़कियों से होकर आया और पर्दे ऊपर उठ गए तो निंगक्षी को होश आया और उसने सामान समेटना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने बिस्तर के नीचे से एक बड़ा बक्सा निकाला। फिर उसने अपनी चीजें एक एक करके व्यवस्थित की। कपड़े, जूते, सौंदर्य प्रसाधन, व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुएं, PSP गेम कंसोल। हर बार जब वह कोई वस्तु बॉक्स में डालती तो उसे ऐसा लगता कि उसके दिल का एक हिस्सा पैक किया जा रहा है, और इससे उसे दुख होता था। पैकिंग की पूरी प्रक्रिया के दौरान उसने लू टिंगजियाओ की ओर देखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। इस कमरे से वह केवल अपना सामान ही ले जाती थी, इसके अलावा कुछ नहीं। जब उसने लू टिंगजियाओ द्वारा उसके लिए खरीदी गई छोटी छोटी चीजों को देखा तो उसे उन्हें बेरहमी से छोड़ देने के लिए अपराधबोध हुआ। आखिरकार उसने सामान पैक कर लिया और निंगक्षी को अपरिहार्य का सामना करना पड़ा। उसने गहरी सांस ली, सिर ऊपर उठाया और दरवाजे के पास खड़े खामोश आदमी की तरफ देखा। सीओ लू, इस दौरान आपकी देखभाल के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। लिटिल ट्रेजर के बारे में अगर कोई जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। इस समय वह अचानक शब्दहीन हो गई। कुछ आंतरिक संघर्ष के बाद उसने अपने अंतिम शब्द कहे, तो फिर मैं अपने रास्ते पर चलूंगी। उसने आदर और कृतज्ञता से उसे प्रणाम किया, फिर अपना बक्सा खींचकर जाने लगी। इस विदाई के बाद शायद दोबारा मिलने की संभावना बहुत कम रह जाएगी। उनके बीच जो असमानता थी वे एक ही दुनिया के नहीं थे। अगर उस समय लिटिल ट्रेजर के साथ दुर्घटना न हुई होती तो वे इस जीवन में कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाते।
निंगशी का दिल बैठ गया और वह बेचैनी से बाहर निकलने लगी। जैसे ही वह बाहर निकलने के रास्ते पर पहुंची, उसने अपनी आंख के कोने से कुछ हलचल देखी। वह आदमी जो बिना किसी प्रतिक्रिया के चुपचाप धूम्रपान कर रहा था, अचानक अपने हाथ दरवाजे के फ्रेम के दूसरी तरफ रख दिए। उसकी उंगलियों के बीच अभी भी सिगरेट थी, जिससे उसका बाहर निकलने का रास्ता अवरुद्ध हो गया। सीओ लू, निंगशी थोड़ी उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लू टिंगजियाओ की हरकत का क्या मतलब है। निंगकसी, हाँ, तुममें निश्चित रूप से हिम्मत है। लू टिंगजियाओ की बात सुनकर निंगशी हैरान रह गई। उसका क्या मतलब था? लू टिंगजियाओ ने अपनी सिगरेट का आखिरी कश खत्म किया, उसे बुझाया और उसकी तरफ देखा। वह शांत स्वर में बोला, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहीं बंद कर दूंगा? निंगशी हैरान रह गई। कृपया शांत हो जाइए बॉस। अध्याय 306, चुंबन के लिए बेहतर अनुकूल। निंगशी इतनी डर गई थी कि उसके घुटने लगभग जवाब दे गए। किसने कहा था कि उसमें हिम्मत है? यहाँ तक कि जब वह पहले भी घर में दाखिल हुई थी तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वह उसके निर्देशों की अनदेखी करने से बहुत डर रही थी। निंगशी एक पैर दूसरे के आगे रखे, एक हाथ से अपना बक्सा घसीटती हुई खड़ी रही। उसने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उसने लू टिंगजियाओ के हाव भाव ध्यान से देखे। अफसोस की बात है कि शैतान इतना कुशल था कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो मजाक कर रहा था या गंभीर। निंगशी सोचती रही, तभी उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने जल्दी से कहा, वह फिर कौन था? अरे, टैगोर। टैगोर ने पहले कहा था, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको अपने प्यार को उन्हें सूरज की रोशनी की तरह घेरने देना चाहिए और उन्हें आजाद कर देना चाहिए। लू टिंगजियाओ मुस्कुराया। निंगशी को उसकी अजीब मुस्कुराहट का कारण समझ नहीं आया, इसलिए उसने आगे कहा, टैगोर ने पहले भी कहा था, पसंद करना अहंकार है लेकिन प्यार संयम का कार्य है। और उन्होंने ये भी कहा था कि प्यार परिणामों पर विचार किए बिना अस्थायी संयम नहीं है, बल्कि यह उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने में मदद करता है। टैगोर ने ये सब कहा? लू टिंगजियाओ ने शांत भाव से पूछा। मुझे ऐसा लगता है। निंगशी की हल्की हंसी फूट पड़ी। उसका दिमाग सचमुच उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब बातें किसने कही थीं। क्या और भी हैं? लू टिंगजियाओ ने पूछना जारी रखा। निंगशी ने उत्सुकता से अपना सिर हिलाया, जैसे कोई छोटा चूजा चावल के दाने पर चोंच मार रहा हो। हाँ, टैगोर ने भी यही कहा था, दूसरों को कैद करना गैरकानूनी है। लू टिंगजियाओ की हल्की सी मुस्कुराहट एक विस्तृत मुस्कान में बदल गई। उसकी ठंडी उंगलियां उसकी ठुड्डी को पकड़े हुए थीं। क्या टैगोर ने कहा था कि तुम्हारा मुंह बकवास करने के लिए उपयुक्त नहीं है, बल्कि चुंबन के लिए अधिक उपयुक्त है? जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, उनके होंठ मिल गए। निंगशी आश्चर्यचकित रह गई। तुम ही बकवास कर रहे हो। टैगोर ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। सदमे में निंगशी के हाथ से बक्सा गिर गया और उसके बाद भारी दरवाजा बंद होने की जोरदार धमाके की आवाज आई। निंगशी नर्म बिस्तर पर पीछे गिर पड़ी। लू टिंगजियाओ बिस्तर के सामने खड़ा था, धीरे धीरे और सुरुचिपूर्ण ढंग से अपना कोट उतार रहा था। उसके मन में यह अशुद्ध विचार आया कि उसका बॉस किस प्रकार अपने कपड़े उतार रहा है। उसने अपना सिर हिलाया और खुद को संभालने की कोशिश करते हुए जल्दी से बोली, सीओ लू, आपको शांत होना होगा। मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए अपराध करना वास्तव में इसके लायक नहीं है। मैं आपको कुछ ध्यान सिखा सकती हूँ, ये जादू की तरह काम करता है। जब वह बड़बड़ा रही थी, लू टिंगजियाओ ने अपना कोट उतार दिया था और वह उसके करीब आने लगा। ये देखकर कि उस आदमी की सांसें उसके कितने करीब आ रही थीं, उसने खुद को घिरा हुआ महसूस किया और वह चिल्लाई, लू टिंगजियाओ, हद पार करने की हिम्मत मत करना। मुझे तुम पर हिंसा करने के लिए मजबूर मत करो। अपनी रक्षात्मक प्रतिक्रिया में उसे फटकार लगाने के बजाय उस आदमी ने संतुष्ट भाव दिखाया। उसने लड़की की चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और करीब आना जारी रखा। अरे वाह, सिर्फ इसलिए कि मैं यह नहीं दिखाता कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मेरा फायदा उठाया जा सकता है। निंगशी ने अपना घुटना आगे बढ़ाया और अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश की। आखिरकार, इससे पहले कि वह कुछ और कर पाती, उसे अपनी कलाई पर ठंडक महसूस हुई और एक खड़खड़ाहट सुनाई दी। उसे हथकड़ी लगा दी गई थी। अध्याय 307, क्या तुम्हें यकीन है कि यह मेरा है? निंगशी दंग रह गई। लू टिंगजियाओ की कलाई पर बंधी हथकड़ी के दूसरे हिस्से को घूरती रही। गुलाबी हथकड़ियों को देखकर निंगशी गुस्से से बोली, लू टिंगजियाओ, तुमने हद पार कर दी। इतनी घिनौनी चीज इस्तेमाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लू टिंगजियाओ ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। क्या तुम्हें यकीन है कि यह मेरा है? अगर नहीं, तो यह मेरा तो नहीं हो सकता, है ना? उसे लगा कि कुछ अजीब है। अचानक उसने देखा कि ये हथकड़ियां सचमुच परिचित लग रही थीं। उफ, यह उससे मिलता जुलता क्यों है जो मैंने ताओबाओ की सेक्स टॉय शॉप से $9.90 में खरीदा था, जिसे मैंने जियान मुये को पीटने के लिए खरीदा था। उसे ये भी याद नहीं था कि उसने ये सामान कहाँ छोड़ा था और जब वह पहले जा रही थी तो उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। वह खुद को इस स्थिति में डालने के लिए खुद को कोसने लगी। इस बार भागना नामुमकिन था क्योंकि दोनों हथकड़ियां लगी हुई थीं। वह और कहाँ जा सकती थी? लड़की के साथ खुद को हथकड़ी लगाकर और उसके उग्र भाव देखकर लू टिंगजियाओ समझ गया कि इस बार वह भाग नहीं सकती। वह आराम से लड़की के बालों को सहलाने लगा, मानो कोई शेर अपने शिकार का आनंद लेने के लिए धीरे धीरे तैयारी कर रहा हो। निंगशी के पास सचमुच कोई उपाय नहीं बचा था क्योंकि उसने उसे मौत की नजर से देखा था। उसने सोचा कि अगर सब कुछ नाकाम रहा तो वह उस पर सिर से वार कर देगी। ज्यादा से ज्यादा दोनों बेहोश हो जाएंगे। लू टिंगजियाओ और करीब आ गया।
संपर्क करने से कुछ सेंटीमीटर पहले ही निंगशी ने सिर टकराने की तैयारी की, लेकिन तभी लू टिंगजियाओ ने अचानक अपना चेहरा तकिए में गड़ा दिया। निंगशी उलझन में थी। उसने अभी तक उसका सिर भी नहीं मारा था। वह कैसे बेहोश हो गया? शैतान के पास इतनी सारी चालें छिपी थीं कि निंगशी की हिम्मत ही नहीं हुई कि कोई लापरवाही बरते। 3 मिनट बीत गए और सांसों की लगातार आवाज आने लगी। निंगशी ने पलटकर देखा कि क्या हुआ था। उसने देखा कि लू टिंगजियाओ की आंखें बंद थीं और वह गहरी नींद में सो रहा था। वह सो गया था। वह तो डर के मारे मर गई थी और वह सो गया था। निंगशी ने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसके चेहरे पर पीलापन और थकान साफ झलक रही थी। उसके चेहरे का एक हिस्सा और मुंह का कोना थोड़ा लाल और सूजा हुआ लग रहा था, मानो किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। शैतान को थप्पड़ मारने की हिम्मत किसने की थी? बिना ज्यादा सोचे समझे ये शैतान का पिता ही रहा होगा। उस समय उसने निंगशी से सारा दोष अपने ऊपर मरवाया था। कौन जाने उसके जाने के बाद उसके पिता ने उसके साथ कुछ किया हो। उसे ये भी एहसास हुआ कि उसका वजन बहुत कम हो गया है। ओह बकवास! अगर वो लू टिंगजियाओ के साथ ऐसे ही बिस्तर पर लेटी रही तो शायद कुछ खास अच्छा न हो। उस आदमी के सामने उसका संयम लगभग शून्य था। यही कारण था कि वह उससे दूर रहती थी, ताकि ऐसी स्थितियों से बचा जा सके, ताकि वह उसके प्रति नर्म न हो जाए। बम! जैसे ही निंगशी को चिंता होने लगी, दरवाजा जोर से खुल गया। लू जिंगली प्रकट हुई। भाई, मुझे कुछ जरूरी काम है। दूसरे गुरु, कृपया मेरी मदद करें। निंगशी ने मौका पाकर मदद मांगी। बम! लू जिंगली ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और चला गया, मानो वह अभी अभी आया ही न हो। अध्याय 308। उसे थोड़ी देर सोने दो। निंगशी अवाक रह गई। क्या उसने नहीं कहा था कि कोई बहुत जरूरी काम है? वह ऐसे कैसे भाग सकता है? यह अच्छी बात थी कि उसका फोन उसके पास था, इसलिए निंगशी ने जल्दी से लू जिंगली को फोन किया। तुम बेवकूफ हो। लू जिंगली, तुम कहाँ हो? तुम ऐसे कैसे भाग सकती हो? क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ? निंगशी ने धीमी आवाज में उसे डांटा। तभी फोन के दूसरी तरफ से लू जिंगली का कमजोर बचाव आया। नहीं, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी भाभी माना है। तुम। निंगशी गुस्से से फटने वाली थी। जियाओ जिक्सी, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई बात नहीं, बस डॉक्टर किन को फोन करो और तुम्हें पता चल जाएगा। किन मुफेग। लू टिंगजियाओ के साथ उसके रिश्ते काफी अच्छे थे और वो लू टिंगजियाओ को अच्छी तरह जानता भी था। शायद उसके पास कुछ आइडियाज होंगे। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि लू जिंगली अपने भाई को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उसे किन मुफेग की तलाश करने के लिए कहा था? विचार विमर्श के बाद उसने जल्दी से किन मुफेग को फोन किया। हेलो निंगशी, क्या हाल है? किन मुफेग आश्चर्यचकित लग रहा था क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि निंगशी उसे फोन करेगी। वह हमेशा खुद को निंगशी से कमतर समझता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके जैसी अनुभवहीन और नई इंडस्ट्री में काम करने वाली कोई भी वो सफलता हासिल कर सकती है जो उसे अभी तक नहीं मिली थी। इसीलिए वह निंगशी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे से संपर्क भी नहीं करते थे। मुझे एक काम में आपकी मदद चाहिए। क्या आप प्लेटिनम पैलेस में आ सकते हैं? क्या चल रहा है? क्या आप मेरे और लू टिंगजियाओ के बारे में जानते हैं? मैं मोटे तौर पर थोड़ा बहुत जानता हूँ। इस समय लू टिंगजियाओ की स्थिति थोड़ी अजीब है। क्या आप देखने आ सकते हैं? क्या आप इससे कम स्पष्ट हो सकते हैं? निंगशी ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। वह मौजूदा हालात को कैसे समझा सकती थी? अंत में निंगशी ने जो कुछ भी हुआ था वह सब उगल दिया। यही हुआ था और अब वह मुझे जकड़ कर बैठा है। फोन का दूसरा छोर कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर किन मुफेग ने कहा, निंगशी, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वह तुम्हें चोट पहुंचाएगा? मैं। बेशक वह चिंतित नहीं थी, लेकिन किन मुफेग के सामने वह ये बात बिल्कुल नहीं मानेगी, इसलिए उसने अस्पष्टता से बात करने का फैसला किया। पता नहीं, उसने वाकई बहुत डरावनी बातें कही थीं। किन मुफेग ने धीरे से आह भरी। कुछ तो है जो लू टिंगजियाओ ने मुझे सबसे छुपाने को कहा था। लू जिंगली को पता है, लेकिन उसने खुद ही इसका अंदाजा लगा लिया। निंगशी ने भौहें चढ़ाईं। क्या है? जब से आपने उसे अस्वीकार किया है, वह गंभीर अनिद्रा से पीड़ित है। वह हर दिन ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे ही सो पाता है। निंगशी का चेहरा काला पड़ गया। यह ऐसा कैसे हो गया? किन मुफेग ने समझाया, मेरे अनुभव के आधार पर ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि वह गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रहा था। लू टिंगजियाओ निश्चित रूप से उतना हानिरहित नहीं है जितना वह दिखता है। वह अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए कुछ भी करेगा। केवल जब बात आपके सामने आती है तो आप अपवाद हैं। तुम्हें नुकसान न पहुंचाने के लिए वह अपने असली व्यक्तित्व को दबाए रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद से जूझ रहा था। उसे डर था कि अगर उसने जरा भी ढील दी तो वह खुद पर से नियंत्रण खो देगा और कोई बड़ा अफसोसजनक काम कर बैठेगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि उस पर कितना दबाव है और वह एक पल के लिए भी शांत होने की हिम्मत नहीं करता। इस बिंदु पर किन मुफेग ने रुककर कहा, चाहे एक डॉक्टर के रूप में या एक दोस्त के रूप में, मुझे एक अनुरोध करना है। निंगशी, उसे थोड़ी देर के लिए सोने दो। अगर वह ऐसे ही चलता रहा तो वह आयरन मैन होने पर भी इसे सहन नहीं कर पाएगा। निश्चिंत रहो, उसकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए वह तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। अध्याय 309। मैं तुम्हें केवल इसी तरह चुका सकता हूँ। ठीक है, समझ गया। निंगशी ने फोन रख दिया और कड़वी मुस्कान के साथ बोली। सच में उसे लू टिंगजियाओ से जुड़े किसी भी व्यक्ति को फोन नहीं करना चाहिए था। उसने मन ही मन सोचा, चलो अब तो वह जा ही नहीं पाएगी। जैसा कि किन मुफेग ने भविष्यवाणी की थी, लू टिंगजियाओ गहरी नींद में सो गई और दिन से रात तक सोती रही। बीच बीच में लू जिंगली कई बार चुपके से झांकने आया। कम से कम उसे ज़मीर तो था
इसलिए उसने कई बार उसे खाना पहुंचाया ताकि सोई हुई सुंदरी के साथ रहते हुए वह भूख से न मर जाए। अगली सुबह लू टिंगजियाओ अंततः जाग गई। निंग शी, जो अपने विचारों में डूबी हुई थी, होश में आए जब उसने अपने पीछे कुछ हलचल महसूस की। तुम जाग रही हो? नींद में डूबा लू टिंगजियाओ अभी भी काफी धुंधला था। जब उसने लड़की को देखा तो उसने उत्सुकता से पूछा, तुम चली क्यों नहीं गई? यदि वह सचमुच जाना चाहती तो हथकड़ी उसे रोक नहीं पाती। निंग शी ने सीधे उसकी आंखों में देखा और फिर हथकड़ी उठाने के लिए अपने सिर से हेयर क्लिप हटा दी। उसकी आंखें तुरंत अंधेरी हो गईं। हालांकि उसके बाद के कुछ क्षणों में वे सदमे से भर गए। निंग शी ने अपनी जैकेट उतार दी और एक एक करके अपने ब्लाउज के बटन खोलने लगी। तीसरे बटन पर लू टिंगजियाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक दिया। निंग शी ने चुपचाप उसकी ओर देखा। लू टिंगजियाओ, मुझे याद नहीं कि मैंने तुमसे ये कहा था या नहीं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा ये बर्दाश्त नहीं होता कि दूसरे लोग मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें। मुझे किसी का कर्ज चुकाने से सबसे ज्यादा डर लगता है, इसलिए यही एक तरीका है जिससे मैं तुम्हारा कर्ज चुका सकती हूँ। लू टिंगजियाओ का चेहरा तुरंत खराब हो गया। क्या आपको लगता है कि मैं केवल आपकी पैंट में घुसना चाहता हूँ? निंग शी हकलाते हुए बोली। मैं? हाँ। लू टिंगजियाओ को कोई भी महिला मिल सकती थी। वास्तव में वे सभी साफ थी। तो वह खुद को क्या समझती थी? लू टिंगजियाओ ने फिर कहा, हालांकि शुरुआत में ऐसा इसी वजह से हुआ था। निंग शी अचानक चौंक गई। क्या? लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि एक बार काफी है? मैं इसे हमेशा के लिए पाना चाहता हूँ, लू टिंगजियाओ ने कहना जारी रखा। हे भगवान, शैतान फिर से छेड़खानी कर रहा था। ये सुनते ही निंग शी शर्म से लाल हो गई। लू टिंगजियाओ ने केवल कोमलता का परिचय देते हुए उसके ब्लाउज के बटन फिर से खोलने में मदद की। निंग शी, बस एक सवाल का जवाब दो, फिर तुम जा सकती हो। कौन सा प्रश्न? जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हैं वह कौन है? लू टिंगजियाओ ने पूछा। ये सवाल सुनते ही निंग शी तुरंत चुप हो गई। मौजूदा हालात को देखते हुए उसके लिए सबसे उचित व्यक्ति जियांग मुये ही होता, लेकिन पहले उसे डर था कि लू टिंगजियाओ जियांग मुये के साथ कुछ करेगा। गनीमत रही कि उसने ऐसा नहीं किया। निंग शी के मन में हलचल मच गई। अगर उसने सीधे सीधे उसे बता दिया कि उसे जो पसंद है वो जियांग मुये है, तो उसे चिंता थी कि लू टिंगजियाओ खुद को रोक नहीं पाया तो जियांग मुये मुश्किल में पड़ सकता है। भले ही जियांग मुये शैतान का भतीजा था, फिर भी उसे डर था कि वह शैतान के हमले को नहीं झेल पाएगा, तो उसे कहना चाहिए कि वह कौन था। इसी समय उसे अचानक किसी का ख्याल आया तो निंग शी हकलाते हुए बोली, मैंने तुम्हें पहले भी यह बात बताई थी। वह मेरा पिछला बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मैं सिर्फ एक दिन डेट पर गई थी। मैंने पहले ही कहा था कि भले ही मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि उसकी पहचान बहुत खतरनाक है। उसके साथ रहना मेरे लिए बोझ ही होगा। लू टिंगजियाओ ने जानबूझकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आप जानते हैं कि वह बहुत गुप्त रहता है, इसलिए मुझे बहुत खेद है, लेकिन मैं आपको उसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकती, निंग शी ने घबराहट से समझाया, लू टिंगजियाओ की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते हुए। अध्याय 310। सचमुच तुमने कुछ बुरा किया है। बहुत दिनों बाद लू टिंगजियाओ ने अचानक कहा, निंग शी, एक व्यक्ति का स्वाद बदल जाता है। निंग शी उलझन में थी। क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? इसका किसी के स्वाद से क्या लेना देना है? लू टिंगजियाओ ने जवाब दिया, एक दिन आपको एहसास होगा कि गोभी गाजर से ज्यादा स्वादिष्ट है। निंग शी अवाक रह गई। क्या वह इससे ज्यादा स्पष्ट हो सकता था? लू टिंगजियाओ ने लड़की के छोटे से सिर को छुआ और कहा, चलो चलें। एक ताज़ा जागे हुए व्यक्ति की भूख बहुत ज्यादा होती है। और तो और उसने तो मानो उस पर बम गिरा दिया। अब तक अपने गुस्से पर काबू पाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही निंग शी को उसकी भूख में सुधार के बारे में पता चला, वह बिस्तर से उछल पड़ी। लू टिंगजियाओ ने उसे पीछे से पुकारा, रुको। वह और क्या? निंग शी सख्ती से घूम गई। अपना सारा सामान ले जाओ, लू टिंगजियाओ ने कहा। मैंने किया। निंग शी उलझन में थी। लू टिंगजियाओ ने अपने सामने अलमारी की पंक्तियों को देखा और याद दिलाया, कपड़े। निंग शी को अजीब लगा, मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, ये बहुत महंगे हैं। समस्या सिर्फ यह नहीं थी कि कपड़े महंगे और शानदार ब्रांड के थे, बल्कि समस्या ये थी कि उसने उनमें से कुछ के बारे में सुना भी नहीं था। यह मेरे दोस्त का ब्रांड है, उसने मुझे ये सिर्फ इसलिए उपहार में दिया क्योंकि वह इसे बेच नहीं सकता था, इसलिए यह उतना मूल्यवान नहीं है। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं अंकल युआन से इसे फेंकवा दूंगा, लू टिंगजियाओ ने कहा। निंग शी दुखी होकर बोली, इन्हें फेंकना तो बहुत दुख की बात है। वैसे भी ये तुम्हारे दोस्त की मेहनत का फल है। सच में ये कपड़े देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम्हारा दोस्त बहुत प्रतिभाशाली है, भविष्य में वो जरूर मशहूर होगा। इन कपड़ों की कीमत बढ़ सकती है। हालांकि तुम इन्हें इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन तुम इन्हें अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड या किसी और के लिए रख सकते हो। लू टिंगजियाओ ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड को वो कपड़े दूंगा जो मैंने पहले किसी को दिए थे और उसे अस्वीकार कर दिया गया था? ये बहुत ज्यादा है, मैं सब नहीं ले सकता। अपार्टमेंट में पर्याप्त जगह नहीं है। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को इसे भेजने के लिए कहूंगा। निंग शी जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, धन्यवाद, सियो लू, अलविदा, सियो लू। अंततः वह बंगला छोड़कर चली गई। निंग शी ने अपनी बाहें आसमान की ओर फैलाईं और राहत की सांस ली। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। उसने सोचा कि ड्रामा टीम उसे जल्दी बुलाने के लिए फोन कर रही है, लेकिन कॉलर आईडी देखते ही उसका फोन लगभग गिर गया। इसमें केवल 2 अक्षर दिखाए गए,
यस, शायद इसलिए क्योंकि उसने अभी अभी इस लड़के का इस्तेमाल किया था, इसलिए इत्तेफाक से वो उसे फोन कर रहा था। निंगक्षी को बुरा लगा, लेकिन खुद को शांत करके उसने कुछ जाहिर न करने की कोशिश की और फोन उठाया। हेलो, अभी कुछ बुरा किया है ना? फोन के दूसरी ओर से कर्कश आवाज आई। निंगक्षी हैरान रह गई। उफ़, तुमने ये कर दिखाया। इस बार उसका स्वर आत्मविश्वास से भरा था। निंगक्षी खुद को गोली मारना चाहती थी। उसे कैसे पता चला? उसने बस एक साधारण हेलो कहा। मेरी प्यारी, मैंने सचमुच तुम्हारी हिम्मत को कम करके आंका था, उसने खतरनाक ढंग से कहा। निंगक्षी को फिर से झटका लगा। एक और व्यक्ति ने कहा कि वह घबरा गई थी। लगता है अगर मैं जल्दी वापस नहीं आया तो तुम सचमुच मेरे साथ धोखा करोगे। निंगक्षी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैंने कब से तुम्हें धोखा दिया? उफ, बिल्कुल नहीं, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकती हूँ? हाँ, ये लू टिंगजियाओ है ना? निंगक्षी ने जब उसे लू टिंगजियाओ का नाम लेते सुना तो वह सख्त हो गई। अगर तुमने उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अध्याय 311। तुम उससे प्यार करती हो? हाँ, ये लू टिंगजियाओ है ना? निंगक्षी ने जब उसे लू टिंगजियाओ का नाम लेते सुना तो वह सख्त हो गई। अगर तुमने उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तो तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि वह मुझे नुकसान पहुंचा सकता है? वह नहीं करेगा। कम से कम उसे लू टिंगजियाओ पर अब भी भरोसा था, लेकिन इस विकृत मानसिकता वाले आदमी के बारे में उसे पूरा यकीन नहीं था। और तो और, लू टिंगजियाओ को तो ये भी नहीं पता था कि वह कौन है। अरे, कितना कठोर दिल वाला इंसान है। हालांकि वह आदमी सामान्य लग रहा था, लेकिन निंगक्षी जानती थी कि वह वास्तव में गुस्से में था। निंगक्षी ने खुद को थोड़ा शांत किया, फिर बोली, पहली बात तो ये कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी बात, मेरा लू टिंगजियाओ से भी कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं किसी के साथ नहीं मिलूंगी। प्रिय, बात यह है कि तुम उससे प्यार करती हो। मैं धिक्कार है उस कमीने पर। वो तो यहाँ से सैकड़ों मील दूर था। फिर ऐसा क्यों लगा कि वो सब कुछ जानता है? प्लेटिनम पैलेस में निंगक्षी के जाने के कुछ देर बाद लू जिंगली अपने भाई के पास गया और विनम्रता से पूछा, भाई, नींद कैसी रही? बेहतर महसूस कर रहे हो? क्या मैं अब तुम्हें रिपोर्ट कर सकता हूँ? आगे बढ़ना। शायद इसलिए क्योंकि वह अभी भी निंगक्षी के बिस्तर पर बैठा था, उसके चेहरे पर सौम्यता थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रहा हो। मुझे उन कुछ कंपनियों के प्रभारी लोगों के बारे में थोड़ी जानकारी मिली है जो हाल ही में हमारा विरोध कर रही हैं। वे सभी विदेशी हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? चलो उन्हें बाहर निकालते हैं। निंगक्षी अपना सामान घसीटते हुए अपने अपार्टमेंट में वापस आई और सामान रखकर जाने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही वह जल्दी से जा रही थी, उसके दरवाजे की घंटी बजी। बटलर युआन और वान वान उसके दरवाजे के सामने सम्मानपूर्वक झुककर खड़े थे। साथ में नौकरानियों की एक पूरी पंक्ति थी, जिनमें से प्रत्येक ने सावधानीपूर्वक एक एक वस्त्र पकड़ा हुआ था। मिस जियाओशी, हम यहाँ कुछ देने आए हैं। बटलर युआन ने उससे विनम्रता से बात की, मानो उसने उसे फंसाया ही न हो, और ऐसा व्यवहार किया जैसे पहले कुछ हुआ ही न हो। अपने संयम के कारण वह निश्चित रूप से ऐसे खेलों में अनुभवी था। तुलनात्मक रूप से वान वान इतनी छोटी थी कि उसे ये सब सहने की हिम्मत नहीं हुई। वह उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। निंगक्षी वान वान के लिए इसे असहज नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए उसने उन्हें अपनी अतिरिक्त चाबी दे दी और कहा, इसे जहां भी ठीक लगे रख दो। मुझे जल्दी है, इसलिए मैं पहले निकल जाऊंगी। समझ गया, मिस जियाओशी। निंगक्षी के जाने के बाद समूह घर में दाखिल हुआ। निंगक्षी की अलमारी सामान रखने के बाद भी पूरी तरह भरी हुई थी और उसमें और कपड़े नहीं आ सकते थे। वान वान फिर ड्रेसिंग टेबल के पास गई और उस पर मोमबत्ती की सजावट रख दी। किसी तरह का तंत्र सक्रिय हुआ और ड्रेसिंग टेबल के सामने वाली दीवार धीरे धीरे खुल गई। अंदर एक और विशाल वॉक इन क्लोजेट था। बटलर युआन ने आदेश दिया और नौकरानियों ने कपड़े और बैग व्यवस्थित ढंग से सजा दिए। मूवी सिटी में ड्रामा क्रू से मिलते ही उसने सबसे पहले निर्देशक से माफी मांगी। पहले तो वह सेट पर देर से पहुंची, फिर उसने आधे दिन की छुट्टी के लिए आवेदन किया। आखिरकार उसने पूरे दिन की छुट्टी ले ली। निंगक्षी जैसी कार्य नैतिकता का सम्मान करने वाली महिला के लिए उसने जो किया वह अक्षम्य था। सौभाग्य से निंगक्षी ने इस दौरान अच्छा रिकॉर्ड रखा था, इसलिए न केवल गुओ किशेग नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने उसे दिलासा भी दिया, निंगक्षी, तुम हमेशा इतनी तनावग्रस्त रहती हो। पेशेवर होना अच्छी बात है, लेकिन तुम खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही हो। कभी कभी आपात स्थिति होना सामान्य बात है। शूटिंग पहले ही खत्म हो रही है और हम अपनी प्रगति से बहुत आगे हैं, तो तुम 2 दिन का ब्रेक क्यों नहीं ले लेती? जाओ और आराम करो। धन्यवाद निर्देशक। निंगक्षी को राहत मिली। फिलहाल उसकी हालत को देखते हुए उसे वाकई एडजस्ट होने के लिए कुछ समय चाहिए था। रात में शूटिंग के बाद वह होटल की बजाय अपने अपार्टमेंट में वापस चली गई, क्योंकि डायरेक्टर ने उसे 2 दिन की छुट्टी दी थी। जैसे ही वह जाने वाली थी, एक अभिनेत्री ने उसे आवाज दी, निंगक्षी, निंगक्षी, निंगजुएलुओ अपने अपार्टमेंट में एक पार्टी कर रही हैं, चलो साथ चलते हैं। मैंने सुना है कि उनका घर वाकई बहुत सुंदर है, खासकर उनका शानदार वॉक इन क्लोजेट। अंदर रखे सभी कपड़े और बैग लिमिटेड एडिशन के हैं। हम सभी महिलाओं के लिए एक सपना सच होने जैसा है। पिछली बार यह एक पत्रिका में भी छपा था, अब हमें इसे खुद देखने का मौका मिला है। अध्याय 312, हर महिला का सपना। निंगक्षी ने पहले भी लोगों को निंगजुएलुओ के वॉक इन क्लोजेट के बारे में बातें करते सुना था। कहा जाता था कि वहाँ कपड़ों का एक बड़ा संग्रह था जो स्टॉक से बाहर हो गया था। वास्तव में उन्हें शानदार ब्रांडेड वस्तुओं में ज्यादा रुचि नहीं थी, वह केवल उद्योग में घुलने मिलने के लिए ही उन्हें खरीदती थीं।
दरअसल ज्यादातर ब्रांडेड डिजाइन सामान्य ही थे और वह कुछ ज्यादा रचनात्मक पर्सनल ब्रांडेड चीजें ढूंढना पसंद करती थी। इसका एक अच्छा उदाहरण लू टिंगजियाओ की दोस्त का डिजाइन है। उसे वह बहुत पसंद आया और उसे लगा कि यह उन मशहूर ब्रांड के डिजाइनों से कहीं बेहतर है। उसे याद आया कि वह बस यूं ही उस ब्रांड के डिजाइनों की तारीफ कर रही थी और अगले ही दिन उसकी अलमारी उस ब्रांड के कपड़ों से भर गई। निंग शी, क्या तुम जाना चाहती हो? उसने क्रू के सभी कलाकारों को बुलाया है। मैं सबको बता दूंगी। निंग शी ने उसे मुस्कुराते हुए मना कर दिया और कहा, मुझे माफ करना, मैं आज बहुत थकी हुई हूँ और जल्दी आराम करना चाहती हूँ। तुम लोग मजे करो। उत्साहित अभिनेत्री को अचानक निंग शी और निंग जुएलुओ के बीच की घटना याद आ गई, इसलिए उसने आगे बात नहीं बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, तुम घर जाओ और आराम करो। अपने अपार्टमेंट में वापस आकर जूते उतारने के बाद वह तुरंत अपने बिस्तर पर सो गई। पिछली रात जब वह लू टिंगजियाओ के साथ थी तो उसे मुश्किल से ही नींद आई थी। साथ ही पूरे दिन अभिनय करने की थकान के कारण वह बहुत थकी हुई थी। उसी समय नीचे निंग जुएलुओ के अपार्टमेंट में एक जीवंत पार्टी शुरू हो गई थी। अपनी लोकप्रियता बढ़ाने और अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए निंग जुएलुओ ने काफी मेहनत की थी। इस बार उसने क्रू के सभी कलाकारों को अपने घर बुलाया। वह जिस यूनिट में ठहरी थी वह पूरे रीगल रिविया होटल में सबसे बड़ी थी। आधी जगह वॉक इन क्लोजेट के लिए इस्तेमाल की गई थी जो ब्रांडेड चीजों से भरी थी और सचमुच हर महिला का सपना होता है। ज्यादातर लोग महिला अभिनेत्रियां थीं जिन्हें कपड़ों और बैग्स के कलेक्शन में स्वाभाविक रूप से दिलचस्पी थी। सबसे पहले सबने उनसे उनके वॉक इन क्लोजेट के बारे में पूछा। जुएलुओ, तुम्हारा वॉक इन क्लोजेट कहाँ है? जल्दी से हमें वहाँ ले आओ। हाँ, मैंने सुना है कि अब बहुत सारे कपड़े नहीं बनते, वो भी इतने खास कि उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। बेशक, यह अवश्य देखना चाहिए। आपको ये बताने के लिए कि आप उसके घर गए हैं, उसके वॉक इन क्लोजेट में जाना होगा। सारी प्रशंसा सुनते हुए निंग जुएलुओ ने उदासीनता से उत्तर दिया, पत्रिकाओं ने इसे बड़ा चढ़ाकर बताया है, वास्तव में ये कुछ खास नहीं है। क्या अतिशयोक्ति है? ये सबसे अधिक बिकने वाली फैशनेटर में थी। निंग जुएलुओ ने कहा, तुम लोग असली चीज देखकर निराश मत होना। बोलते हुए वह उन्हें अपने वॉक इन क्लोजेट की ओर ले गई। गलियारे के अंत में उसने एक दरवाजा खोला और कहा, ये रहा। जब कमरा खुला तो सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। चैनल, हमीस, डोना करन, प्राडा, लगता है ये सभी सीमित संस्करण हैं। हे भगवान, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में हूँ। मैं यहाँ से कभी नहीं जाना चाहता। मुझे सचमुच ईर्ष्या हो रही है। जुएलुओ, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मैंने सुना है कि तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हारे लिए दुनिया भर से ये चीजें इकट्ठी की हैं। निंग जुएलुओ ने सबके ईर्ष्या भरे भाव देखे और चमक उठी। उसने विनम्रता से कहा, मैंने इन्हें जानबूझकर इकट्ठा नहीं किया था। मुझे तो एहसास भी नहीं हुआ कि ये यूं ही जमा होकर इतने बड़े हो गए। वॉक इन क्लोजेट विजिट के बाद पार्टी का समय था, लेकिन कोई भी इसे भूल नहीं सका और यह पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। जब पार्टी समाप्त हुई तब भी सभी को इसका भरपूर आनंद नहीं मिला और उनमें से कई लोग फिर से निंग जुएलुओ की प्रशंसा करने लगे तथा उसकी संपत्ति का बखान करने लगे। अचानक राजकुमारी शू का किरदार निभा रही अभिनेत्री फोंगिया ने पूछा, अरे क्या आज निंग शी नहीं आए? किसी ने उत्तर दिया, मैंने उसे आमंत्रित किया, लेकिन उसने कहा कि वह थकी हुई है और थोड़ा आराम करना चाहती है। जिसकी बात हो रही है, ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट ने निंग शी के लिए रीगल रिविया होटल में ठहरने का भी इंतजाम किया है ना? मुझे लगता है कि वो जुएलुओ की यूनिट के ठीक ऊपर ही है। क्यों न हम उसके घर भी जाएं? फैंगिया ने सुझाव दिया। निंग जुएलुओ इस सुझाव से बहुत खुश हुई। अगर निंग शी के घर के बाद हर कोई उसके घर जाए तो उन्हें पता चल जाएगा कि निंग शी जिस जगह रुकी थी वह उसके घर के सामने कुछ भी नहीं थी। उसने परेशान होने का नाटक करते हुए कहा, लेकिन हम इतने सारे लोग हैं, क्या हमें सचमुच जाना चाहिए? ठीक है, मुझे नहीं लगता कि निंग शी का घर इतना बड़ा है। किसी ने निंग जुएलुओ को खुश करने के लिए जानबूझकर ऐसा कहा। फैंगिया जानती थी कि निंग जुएलुओ सभी को कितनी बुरी तरह से जाना चाहती थी, इसलिए वह खड़ी हुई और बोली, चलो बस चलें। यह ऊपर ही है और हम बस नमस्ते कहेंगे, सब ठीक रहेगा। अध्याय 313, मुसीबत दस्तक दे रही है। दरवाजे की घंटी बार बार बजती रही, जिससे निंग शी की नींद टूट गई। उसने समय देखने के लिए अपना फोन निकाला और पाया कि लगभग आधी रात हो चुकी थी। रात के इस वक्त उसे कौन ढूंढेगा? उसे उम्मीद थी कि कोई जरूरी काम तो नहीं होगा। निंग शी जल्दी से उठी और दरवाजा खोला। वह हक्की बक्की रह गई जब उसने देखा कि उसके दरवाजे पर कौन खड़ा है। सामने दर्जनों लोग खड़े थे, सभी नाटक टीम के कलाकार और क्रू थे और उस दल का नेतृत्व कर रही थी निंग जुएलुओ, जो एक खूबसूरत पोशाक में थी, और साथ में थी फैंगिया, जो उत्सुकता से उसकी बाह पर लटकी हुई थी। नींद में उसे ये याद करने में कुछ सेकंड लगे कि किसी ने उसे बताया था कि निंग जुएलुओ आज रात पार्टी कर रहा है, तो फिर ये सभी लोग निंग जुएलुओ के घर के बजाय यहाँ क्यों थे? निंग जुएलुओ ने माफी मांगते हुए कहा, निंग शी, क्या हमने तुम्हें जगा दिया? हमें बहुत अफसोस है, हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी सो जाओगी। आज रात हमारी पार्टी है और चूंकि तुम नहीं आई, इसलिए हम सब तुम्हें मिस कर रहे थे। ये जानते हुए कि तुम ऊपर ही रहती हो, हमने सोचा कि आकर तुम्हें नमस्ते कह दें। निंग शी के जवाब का इंतजार किए बिना फोंगिया ने आगे कहा, शुएलुओ, मुझे पूरा यकीन है कि निंग शी को कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना निंग शी? सब लोग अंदर चलें, प्रवेश द्वार को अवरुद्ध न करें। दोनों घर में दाखिल हुए, उनके पीछे पीछे बाकी सभी लोग भी घर में दाखिल हुए। निंग शी बस वहीं खड़ी रही, परेशान सी। चूंकि उन्होंने अंदर आने का फैसला कर ही लिया था, तो वो और क्या कह सकती थी।
ये फांगिया एक अनिश्चित व्यक्ति थी जो उसी का पक्ष लेती थी जिसे फायदा होता था। जब निंगक्षी का ग्लोरी वर्ल्ड में अनुबंध हुआ था तो फांगिया ने उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन निंगक्षी को उसके इरादों की ईमानदारी पर शक था, इसलिए उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। ऐसा लग रहा था कि अब वह निंग जुएलुओ के पक्ष में है। घर में प्रवेश करने के बाद फांगिया शिकायत करती रही, अरे निंगक्षी, तुम्हारी जगह इतनी छोटी क्यों है? यहाँ खड़े होने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है। दरअसल निंगक्षी का कमरा बिल्कुल भी छोटा नहीं था, रहने लायक तो था ही, पर वहाँ मेहमान भी बहुत ज्यादा थे। पूरा लिविंग रूम अब अनपेक्षित मेहमानों से भर गया था, जिससे कमरा छोटा और संकरा लग रहा था। बिना इजाजत मांगे फांगिया ने निंगक्षी की अलमारी खोल दी। झिझकते हुए उसने कहा, निंगक्षी, क्या ये तुम्हारी अलमारी है? ये तो बहुत छोटी है। जो भी निंग जुएलुओ को खुश करने की कोशिश कर रहा था उसने फांगिया के साथ मिलकर खेला। हाँ, ये सचमुच बहुत छोटा है। आपके लिविंग रूम या बेडरूम की बात न करें, एक कलाकार के लिए सबसे जरूरी चीज उसकी अलमारी होती है। इतनी छोटी अलमारी में तो आपके पास पहनने के लिए बहुत कपड़े तो होंगे ही ना। मैं सोच रहा था कि ग्लोरी वर्ल्ड कितना समृद्ध है, लेकिन यह इतना निराशाजनक है। मैं यहाँ मुश्किल से रह सकता हूँ। अरे दोस्तों, इतने असंवेदनशील मत बनो। हर कोई जुएलुओ जैसे घरों में नहीं रह सकता। निंग जुएलुओ को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि हर कोई निंगक्षी की आलोचना कर रहा है। हालांकि उसने विनम्रता से काम लिया और कहा, निंगक्षी की यूनिट एक अच्छे स्थान पर है और वहाँ से शानदार दृश्य दिखाई देता है। इस दृश्य से क्या फायदा होगा? वैसे भी हम ज्यादातर घर पर नहीं रहते। जब वह बोल रही थी, फांगिया ने बाहर टंगे निंगक्षी के कपड़ों पर नजर डाली और दया से कहा, हे भगवान, यहाँ तो कुछ भी देखने लायक नहीं है। क्या ये पिछले साल के चैनल लाइन का नहीं है? और यह प्राडा, ये तो बहुत पुरानी हो गई है। निंगक्षी, तुम्हें इसमें वाकई और मेहनत करनी होगी। तुम्हारा अभिनय कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यह मायने नहीं रखता, क्योंकि अभिनय ही तुम्हारी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तुम कैसी पैकेजिंग में आती हो। निंगक्षी अपनी कोठरी के पास खड़ी थी और उसे एहसास हो रहा था कि आज रात उनके यहाँ आने का क्या उद्देश्य था। वे सभी जानबूझकर उसे परेशान करने और उस पर हंसने के लिए यहाँ आए थे, है ना? अध्याय 314, एक भव्य शाम की पोशाक। जियाओ या की बात तो सही है। अगर मुझे डाइट पर भी रहना पड़े तो भी मुझे कपड़े जरूर खरीदने हैं। ये बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर मैं मीडिया को पिछले सीजन के कपड़े पहनकर अपनी तस्वीरें खींचवा दूं तो कितनी शर्मिंदगी होगी। बिल्कुल। जब उसने लोगों को अपनी बात दोहराते सुना तो फांगिया ने खुशी से सिर हिलाया। फिर उसने अपने बगल में बैठे निंग जुएलुओ से बेरहमी से कहा, जुएलो, तुम्हारे घर में इतने सारे कपड़े हैं, तुम निंगजी को कुछ क्यों नहीं दे देते? इनमें से कोई भी इनसे बेहतर होगा। निंगशी ने नाराजगी से जवाब दिया, नहीं धन्यवाद। अरे निंगशी, इस प्रस्ताव को अस्वीकार मत करो। हम सब वैसे भी एक टीम हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तुम अब भी जुएलुओ से कोई शिकायत नहीं रखती, है ना? जुएलुओ हमें बता रही थी कि वह बहुत पहले ही इस बात से उबर चुकी है। निंगशी अवाक रह गई। फांगिया जैसे बेवकूफ से बहस करना बहुत ही तकलीफदेह काम था। जब उसने देखा कि निंगक्षी कुछ नहीं बोल रही है तो फांगिया ने आगे कहा, यह अच्छी बात है कि जियाओ वेई अभी भी ऊपर है। जुएलुओ, तुम उसे क्यों नहीं बताती कि वह कहाँ है और उसे तुरंत कुछ भेजने के लिए कहती हो? ठीक है। निंग जुएलुओ ने सिर हिलाया और तुरंत अपने सहायक को बुलाया। 3 मिनट के भीतर जियाओ वेई कपड़ों का एक गुच्छा ले आए। हांफते हुए वह दौड़ी, बहन जुएलुओ, मैं आपके द्वारा मांगे गए कपड़े ले आई हूँ। निंग जुएलुओ ने कपड़ों को संतोषजनक ढंग से देखा और फिर चिंतित स्वर में कहा, निंगशी, इन्हें स्वीकार कर लो। इसे मेरी ओर से एक उपहार समझो। भले ही ये मेरे पास मौजूद सबसे अच्छे कपड़े नहीं हैं, लेकिन कम से कम ये सभी इस साल के नवीनतम सीजन के हैं। जब फांगिया ने ये सुना तो उसने आंखें चौड़ी करके कहा, तुम्हारा क्या मतलब है कि वे सबसे अच्छे नहीं हैं? यहाँ प्रत्येक टुकड़े की कीमत शायद 10,000 है। निंगक्षी की पूरे नाटक की शूटिंग से होने वाली आय के साथ वह ज्यादा से ज्यादा एक ही खरीद सकती है। बिल्कुल, ये सारे कपड़े बहुत महंगे हैं। जुएलुओ, तुम बहुत ज्यादा उदार हो। निंगक्षी, बस उन्हें स्वीकार करो, ठीक है? तुम्हें ज्यादा विनम्र होने की जरूरत नहीं है। निंगक्षी ने अपनी कनपटियां मसली क्योंकि उसका धैर्य जवाब देने लगा था। वह बस घर आकर आराम करना चाहती थी और रात को अच्छी नींद लेना चाहती थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि निंग जुएलुओ बेवकूफों का एक झुंड लेकर आएगा। अगर उसे पता होता तो वह होटल में ही रुक जाती। निंगक्षी, इतनी भी विनम्रता मत दिखाओ। आओ, मैं इन्हें तुम्हारी अलमारी में रखने में तुम्हारी मदद करती हूँ। इतने कीमती कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए। फांगिया ने निंगक्षी की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए और उसकी निजता में दखल देते हुए अलमारी खोलते हुए कहा। जैसे ही वह कपड़े पहनने वाली थी वह आश्चर्यचकित रह गई। उसके पीछे खड़े सभी लोग भी स्तब्ध थे। अलमारी के बीचों बीच एक शाम की पोशाक बड़े ही सलीके से लटकी हुई थी। आर्कटिक की रोशनी की शान के साथ उसमें से स्वप्न लहरें निकल रही थीं। वह रत्नों की पच्चीकारी से ढकी हुई थी, मानो तारों से भरे आकाश की तरह हो, और कॉलर के बीच में लगा विशाल माणिक्य अलग ही नजर आ रहा था। वह एक ऐसा चकाचौंध भरा नजारा था जो अपनी उपस्थिति में सबको चकाचौंध कर रहा था। निंगक्षी खुद भी दंग रह गई। क्या यह वही ब्रांडेड ड्रेस नहीं थी जो लू टिंगजियाओ ने उसे दी थी? उस दिन जाने से पहले उसने बटलर युआन और वान वान को कपड़े अंदर ले जाने की अनुमति दे दी थी। वह बस सोच रही थी कि सभी कपड़े कहाँ रखे गए थे, लेकिन कौन जानता था कि उसकी पसंदीदा पोशाक उसकी अलमारी में दिखाई देगी।
क्या ये संभवतः इसलिए हुआ होगा क्योंकि वान वान ने देखा कि उसके पास वास्तव में बहुत अधिक कपड़े रखने की जगह नहीं है, इसलिए उसने केवल अपना पसंदीदा कपड़ा ही पीछे छोड़ दिया। निंगशी ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा उतना ही अधिक उसे पता चला कि यह संभव है। जब उसने सबके चेहरे पर हैरानी देखी तो उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई। पहली बार जब उसने ड्रेस देखी तो उसकी शानदार कारीगरी देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा होगा कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, लेकिन लू टिंगजियाओ के समझाने के बाद उसे पता चला कि यह असली प्रोटोटाइप था और अपनी तरह का अनोखा था। इसे बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्री असल में सस्ती थी, लेकिन उसे लगा कि यह पहले से ही बहुत खूबसूरत है। अध्याय 315 सस्ता पिस्सू उत्पाद। शानदार पोशाक देखकर सभी लोग आश्चर्य से भर गए। फेंगिया ने कपड़े हाथों में लिए और खुली अलमारी के सामने विस्मय से खड़ी हो गई। वह चौंककर बुदबुदाई, ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। बाकी सभी लोग भी आश्चर्य और संदेह के मिश्रण से एक दूसरे को देखने लगे। यह नकली होना चाहिए। निंगशी के पास इतने उच्च गुणवत्ता वाले परिधान कैसे हो सकते हैं? तुम मजाक कर रहे हो। ये ड्रेस साफ तौर पर महंगी है, इसकी कीमत सैकड़ों हजारों में भी हो सकती है। ये बहुत सुंदर है, काश मैं इसे एक बार पहन पाती तो मुझे बिना किसी पछतावे के मरना पड़ता। कौवों में बैठी एक लड़की ने अपनी प्रशंसा छिपाते हुए कहा। तभी फोंगिया ने सहजता से पोशाक का एक हिस्सा उठाया और कृपालु स्वर में कहा, हाँ, पहली नजर में ये काफी सुंदर लग रहा है, लेकिन अगर आप इसे करीब से देखें तो क्या आपको नहीं लगता कि यह काफी सादा है? जिस महिला अभिनेत्री ने पहले निंगकसी को आमंत्रित किया था उसने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता, यह उच्च गुणवत्ता का दिखता है। क्या ताओबाओ ऐसी पोशाकें बेचेगा? फेंगिया ने उस पर आंखें घुमाईं और फिर निंग जुएलुओ की ओर देखा। जानबूझकर पूछा, जुएलुओ, क्या तुम इस पोशाक के ब्रांड को पहचानती हो? निंग जुएलुओ ने गहरी सोच में डूबने का नाटक किया और फिर सिर हिलाते हुए कहा, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये किसी खास लग्जरी ब्रांड की शैली जैसा नहीं लग रहा है। जब फोंगिया ने ये सुना तो वह तुरंत खुश हो गई और बोली, जुएलुओ सभी बड़े ब्रांडों के सीमित संस्करण वाले सामानों के बारे में बहुत जानकार है, साथ ही वह वास्तव में उन्हें इकट्ठा करती है। उसने भी इसे पहले नहीं देखा है, इसलिए यदि यह किसी सामान्य ब्रांड का उत्पाद नहीं है तो ये कहाँ से आया होगा? किसी पिस्सू बाजार से, ये दिखाने के लिए कि वे फैशन उद्योग को अच्छी तरह जानते हैं। बाकी सभी लोग फेंगिया की बात दोहराने लगे, ये लेस थोड़ा पुराना लग रहा है, यहाँ तक कि इस पर लगे रत्न भी बहुत सस्ते लगते हैं। यह जरूर कांच का होगा। फेंगिया ने निंगशी को घृणा से देखा और कहा, निंगशी, अगर यह पोशाक पिछले सीजन की है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये ब्रांड की बात है। तुम सच में पिस्सू बाजार की ऐसी चीज पहनोई? मैं शर्त लगाता हूँ कि इस पोशाक की कीमत $200 से ज्यादा नहीं होगी। जैसे ही फोंगिया ने अपनी घोषणा पूरी की उसने अप्रत्याशित रूप से पोशाक जमीन पर फेंक दी। जब निंगशी ने फर्श पर पड़ी पोशाक देखी तो उसका चेहरा विषैला हो गया। उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि फेंगिया उसके अन्य कपड़ों के साथ खिलवाड़ कर रहा है या उसे इसके साथ ठीक होने का नाटक करना पड़ रहा है, लेकिन ये लू टिंगजियाओ द्वारा उपहार में दी गई पोशाक थी और उसने खुद को क्रोध से भरा हुआ महसूस किया। निंगशी तुरंत वहां गई, झुकी और ड्रेस उठा ली। उसने ध्यान से उसे अपने हाथ से साफ किया और फेंगिया को एक तीखी नजर से देखा। फेंगिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन निंगशी की तीखी नजरों से उसे डर जरूर लग रहा था। वह कुछ कदम पीछे हटी और फिर मजाकिया अंदाज में हंसते हुए बोली, निंगशी, क्या तुम्हें बड़ा चढ़ाकर बात करनी है? ये तो सिर्फ $200 का पिस्सू का सामान है, क्या तुम्हें इतना परेशान होना है? निंगशी की यह प्रतिक्रिया देखकर निंग जुएलुओ फिर से खुश हो गई। उसने फेंगिया की तरफ देखा और कहा, जियाओ या, ऐसा मत कहो, ये ड्रेस वाकई बहुत अच्छी लग रही है, निंगशी को जरूर बहुत पसंद आएगी। जाहिर है वह नाराज होगी, उसे सारे महंगे ब्रांड पसंद नहीं, लेकिन इस तरह की बकवास चीजें पसंद हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? भले ही वो बहुत गरीब हो, उसकी पसंद इतनी घटिया तो नहीं हो सकती, है ना? निंग जुएलुओ के उकसाने से उत्साहित होकर फेंगिया ने निडरता से घोषणा की। ठीक इसी समय भीड़ में से एक व्यक्ति तेजी से निंगशी के पास आया और बोला, रुको, ये पोशाक इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? बात करने वाली कलाकार गुआन शियाओ की थी, जिन्होंने पहले जिया किंग की तीसरी महिला मस्केटियर की भूमिका निभाई थी और निंगशी की ही कंपनी से थी। चूंकि वह टीम में कुछ ही समय के लिए शामिल हुई थी, इसलिए निंगशी उनसे बस 1-2 बार ही मिली थी और वे बस हाय बाय वाली परिचित थीं। अध्याय 316 प्रामाणिकता की जांच। जैसे ही गुआन शियाओकी ने ये कहा, वह पोशाक को करीब से देखने के लिए आगे बढ़ी। फेंगिया ने तिरस्कार भरा चेहरा बनाते हुए कहा, ये तो एक सस्ती पोशाक है, इसमें देखने लायक क्या है? गुआन शियाओकी ने फेंगिया की परवाह किए बिना ड्रेस को काफी देर तक देखा। फिर उसने देखा कि कॉलर पर जी ब्रांड का एक साधारण और उभरा हुआ पैटर्न था। उसने गंभीरता से निंगशी की ओर देखा और कहा, अगर मैं सही देख रही हूँ तो ये ड्रेस फैशन डिजाइनर गैब्रियल एल्विस की कृति है। वह तुरंत प्रसिद्ध हो गए क्योंकि सालों पहले पुरस्कार विजेता जोशुआ लासन ने ऑस्कर में पुरस्कार प्राप्त करते समय उनका डिजाइन पहना था। बाद में पूरा मनोरंजन जगत एल्विस के काम का एक नमूना अपने लिए चाहता था। निंगशी, तुम्हारी यह ड्रेस वही होनी चाहिए जो एल्विस ने 5 साल पहले एक चैरिटी नीलामी में बोली लगाने के लिए दान की थी। यह उनकी बेहतरीन कृतियों में से एक थी और इसकी नीलामी बहुत ज्यादा कीमत पर हुई थी। निंगशी, मैं सही कह रही हूँ, है ना? क्या? गुआन शियाओकी ने अचानक उस पोशाक का ऐतिहासिक विवरण दे दिया था। फिर भी निंगशी को उसका एक भी शब्द समझ नहीं आया। फेंगिया पहले तो दंग रह गई,
फिर वह जोर से हंसने लगी। हाँ, ये भी अजीब है। एक पोशाक जो इतनी ऊंची कीमत पर नीलाम हुई थी, वह यहाँ क्यों दिखाई देगी? गुआन शियाओकी, तुम निंगक्षी की मदद करने के लिए सिर्फ इसलिए बकवास नहीं कर सकते क्योंकि तुम दोनों एक ही कंपनी से हो। पफ्तगुआन जियाओकी ने वास्तव में ऐसा कहा था। वह एल्विस कौन है जिसके बारे में वह बात कर रही है? मैंने तो उसके बारे में कभी सुना ही नहीं। अब तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? स्वाभाविक रूप से किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। भीड़ में से कुछ लोगों ने गुआन शियाओकी से डिजाइनर का नाम पूछना शुरू कर दिया और तुरंत ही ऑनलाइन उसका नाम ढूंढ लिया। अफसोस, उन्हें सचमुच ऐतिहासिक पोशाक मिल गई। सच में एक ऐसा डिजाइनर है। ये डिजाइनर वाकई कमाल का है। उसकी प्रसिद्धि ज्यादा दिन नहीं रही, वो बीच में ही अचानक गायब हो गया। इसलिए हम में से ज्यादातर लोग उसके बारे में नहीं जानते। सच में, ये संबंधित तस्वीर देखो। इसमें जो ड्रेस है वो बिल्कुल निंगक्षी की ड्रेस जैसी ही है। फेंगिया ने जानकारी को सरसरी तौर पर पढ़ा और थोड़ा चौंक गई। फिर उसने टालते हुए कहा, यह असली चीज की एक घटिया नकल होगी। आप सही कह रहे हैं, इस पोशाक की निजी तौर पर नीलामी की गई है, तो ये यहाँ क्यों दिखाई देगी? जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ, उतना ही यह असंभव लगता है। यह वही ड्रेस है, मुझे पूरा यकीन है, गुआन शियाओकी ने दृढ़ और आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा, यहाँ तक कि उसने पुष्टि के लिए निंगक्षी की ओर भी देखा। निंगक्षी खुद भी हक्की बक्की रह गई और उसके पास कहने को कुछ नहीं था। आखिर ये कोई बेकार मॉडल तो नहीं था? फेंगिया बेकाबू होकर हंस पड़ी। ये तो बहुत मजेदार है। अगर यह ड्रेस असली है तो मैं यहाँ से अपने हाथों और घुटनों के बल रेंग कर निकल जाऊंगी। मैं आपकी बात मानूंगी, गुआन शियाओकी ने घुराघुराते हुए कहा। फिर सबकी तरफ मुड़कर बोली, दरअसल इस ड्रेस की असलियत का अंदाजा लगाना आसान है। एल्विस के डिजाइन की सबसे खास बात है रत्नों की सजावट, और हर रत्न असली है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद आकर देख लीजिए। अरे रुकिए, अगर आप बिना जाने ही दिखावा करेंगी कि आपको सब पता है, तो यहाँ आने की जहमत मत उठाइए। गुआन जियाओकी, तुम क्या कहना चाह रही हो? फेंगिया इतनी गुस्से में थी कि वह लाल हो गई। यदि जूता फिट बैठता है तो पहने। जो लोग इस उद्योग के जानकार थे, वे निश्चित रूप से इस पोशाक में रुचि लेंगे। इसलिए जैसे ही उन्होंने गुआन शियाओकी को ये कहते सुना, भीड़ में से कुछ लोग आगे आ गए। मैं भी देख लूं, पीछे से एक शांत सी दिखने वाली लड़की आगे की ओर आए। जब सबने देखा कि वह कौन है, तो उनकी आंखें चमक उठीं। हाँ, फेई फेई, तुम देखो, तुम एक विशेषज्ञ हो। फेई फेई एक प्रीमियम आभूषण मूल्यांकन करता है। पिछली बार जब मैं लगभग ठगा गया था, तो उसने मुझे वस्तुओं को सत्यापित करने में मदद की थी। अगर फेई फेई ही जांच कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फेंगिया ने भी इशारा किया कि उसकी कोई टिप्पणी नहीं है, और गुआन शियाओकी और निंगक्षी पर, जो अपनी गलतियों पर खुश होने का इंतजार कर रहे थे, गर्व से बोली, अब जब हमारे साथ एक विशेषज्ञ है तो मैं देखूंगी कि तुम्हारी कहानी कैसी है। अध्याय 317, वे सभी वास्तविक हैं। फेई फेई ने रत्नों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना शुरू किया। क्योंकि रत्न बहुत सारे थे, उसने उन पर काफी समय बिताया। समय बीतता गया, हर कोई फेई फेई को घूर रहा था और इंतजार कर रहा था। यहाँ तक कि उलझन में पड़ी निंगक्षी भी। वह उन्हें अभी सच बताना चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फीफी ने क्रिस्टल की जांच शुरू कर दी थी। अगर वह अभी बोलती तो लोग उसे अपनी इज्जत बचाने की कोशिश समझ लेते, इसलिए उसने अपना मुंह बंद रखा। थोड़ी देर बाद फेई फेई ने गहरी सांस ली। फिर उसने सबकी ओर देखा और कहा, मुझे खेद है दोस्तों, इसमें बहुत सारे रत्न हैं और मैं उन सभी की पुष्टि नहीं कर सकी, लेकिन मैंने जिनकी जांच की है वे सभी असली हैं। निंगकसी की अभिव्यक्ति बदल गई। बाकी सभी लोग भी अचंभित थे। यह असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन फेई फेई गलत नहीं हो सकती। चूंकि फेंगिया को उम्मीद थी कि निंगक्षी खुद को बेवकूफ बनाएगी, इसलिए उसने अपमानित महसूस किया। फेई फेई, तुम गलत हो, यह असली कैसे हो सकता है? वे बिल्कुल कांच की तरह दिखते हैं। दूसरों को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ और वे बोले, फेई फेई, एक बार फिर ठीक से जांच लो। रत्न सस्ते लग रहे हैं। हाँ, फिर से देखने की कोशिश करो। हम जानते हैं कि आप एक पेशेवर हैं, लेकिन यह असंभव है। सबके संदेहों का सामना करते हुए फेई फेई ने मासूमियत से पलकें झपकाईं और सभी को आश्वस्त किया। अगर यह सिर्फ एक होता तो मैं गलत हो सकती थी, लेकिन उनमें से बहुत सारे हैं। मैं संभवतः उन सभी के बारे में गलत नहीं हो सकती, है ना? ये सभी रत्न असली हैं। हालांकि वे संशय में थे, लेकिन उन्हें फेई फेई के विश्वास पर भरोसा करना पड़ा। किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला, खासकर वे लोग जो निंगक्षी को कंजूस कहकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। वे एक कोने में छिप गए और चुप रहे। हालांकि वह ड्रेस उसकी अपनी थी, फिर भी निंगक्षी उन सब में सबसे ज्यादा हैरान थी। क्या ये सभी असली हैं? इसका कोई खास मूल्य नहीं है, ये तो बस एक मित्र का उपहार है। का क्या हुआ? लू टिंगजियाओ ने उससे झूठ बोला था और उसने सचमुच उस पर यकीन कर लिया था। गुआन शियाओकी ने फेंगिया की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में उस पर हंसते हुए कहा, हे, मुझे याद है कि किसी ने कहा था कि अगर यह पोशाक असली है तो वह यहाँ से रैंक कर बाहर निकल जाएगी। फेंगिया निराश हो गई। तो क्या हुआ अगर यह असली है? यह उसकी कंपनी द्वारा किराए पर ली गई कोई चीज होगी, यह उसकी है भी नहीं। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? उनमें से कुछ बुदबुदाने लगे। ये सच है कि निंगक्षी के कपड़ों का स्वाद खराब है और वह पुराने कपड़े पहनती है। ठीक है, हम तो बस मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। फेंगिया ने भी उसी राह पर चलते हुए सारे कपड़े निंगक्षी की बाहों में डाल दिए।
निंगशी, तुम्हें इन्हें अपने पास रखना चाहिए। भले ही वह पोशाक बहुत खूबसूरत हो, पर यह सिर्फ सजावट है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हें इसे पहनने का मौका कभी मिलेगा भी या नहीं। इस तरह के कपड़े आमतौर पर पुरस्कार समारोहों और महत्वपूर्ण आयोजनों में पहने जाते थे, इसलिए ये स्पष्ट था कि फेंग या उसे कभी लोकप्रिय न होने का श्राप दे रही थी। निंग जुएलुओ ने आगे कहा, निंगशी, कृपया इन कपड़ों को रख लो। इसे पिछली बार मेरे सहायक द्वारा की गई गलतफहमी के लिए माफी के प्रतीक के रूप में लो। अध्याय 318, बड़ा झूठा। निंगशी, चूंकि जुएलुओ ने इसे इस तरह से कहा है, तो बस इसे स्वीकार कर लो। तुम्हें तो नहीं लगेगा कि ये सस्ते हैं, है ना? जरा देखो तो, ये सारे कपड़े बहुत महंगे हैं और तुम्हारे पुराने कपड़ों से कहीं बेहतर हैं। इतना अच्छा सौदा और कहाँ मिलेगा? ले लो। निंगशी मूर्ख लोगों से बहस न करने के अपने सिद्धांत पर अड़ी रही। बेवकूफों के झुंड पर गुस्सा करने से वह खुद को और दुखी कर लेती, इसलिए उसने खुद को शांत रखा और बस देखती रही कि सब लोग खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। निंग जुएलुओ और उसका गिरोह उसकी प्रतिक्रिया से उलझन में थे और सोच रहे थे कि क्या उन्होंने कुछ गलत कह दिया है। अचानक ड्रेसिंग टेबल के पास एक लड़की चिल्लाई, अब क्या? निंगशी ने देखा। निंगशी, तुम्हारे घर का फर्नीचर हिल रहा है। मैं डर गया। लड़की चौंक गई और उसने मोमबत्ती की सजावट को देखा। हुआ ये कि तंत्र सक्रिय हो गया और धातु की चरमराहट सुनाई दी। सबकी उत्सुकता जल्द ही विस्मय में बदल गई। दीवार खुलने लगी और एक हल्की सी सफेद रोशनी आई, बिल्कुल किसी फिल्म के स्लो मोशन सीन की तरह। इस खुलासे से कमरे में इतनी शांति छा गई कि केवल एयर कंडीशनर की आवाज ही सुनाई दे रही थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, हर कोई बस दीवार के पीछे देखता रहा, अचंभित। उस शानदार और विशाल वॉक इन कोठरी को देखा। वॉक इन कोठरी में छत से लटकता हुआ एक सुंदर क्रिस्टल झूमर था और वह भव्य पोशाकों से भरा हुआ था, जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। फोंगिया बहुत हैरान हो गई और उसने वे कपड़े गिरा दिए जो वह निंगशी को देने जा रही थी। उसका जबड़ा खुला रह गया, कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। उनमें से अधिकांश की प्रतिक्रिया एक जैसी थी, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? निंगशी, तुम्हारे घर में एक छिपा हुआ कमरा है। वाह, इस अलमारी की विलासिता देखकर मेरी आंखें लगभग अंधी हो गईं। निंगशी, तुम्हें हमें अपने विशाल वॉक इन क्लोजेट में आने देना चाहिए था। निंगशी अवाक रह गई। कम से कम उसे इस गुप्त डिब्बे के अस्तित्व के बारे में तो पता होना चाहिए था। आखिरकार उसे पता चल गया कि सारे कपड़े कहाँ गए। यदि आज ये घटना न होती तो शायद उसे कभी भी उस छुपी हुई अलमारी के बारे में पता न चलता। निंगशी ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लू टिंगजियाओ के बारे में क्या कहे। उसने ये कैसे किया, इतने अकादमिक, करिश्माई और आत्मविश्वासी लहजे में, इतनी अजीबोगरीब बातें कहकर और उससे झूठ बोलकर। जब सभी ने छिपी हुई अलमारी में रखी पोशाकों की जांच की तो उन्हें पता चला कि वॉक इन अलमारी में रखी सभी पोशाकें एक ही डिजाइनर गैब्रियल एल्विस की थीं। उनमें से कुछ ने लेबल देखे और उन सभी पर जी लिखा हुआ था। अब बात पैसों की भी नहीं रही। जी का डिजाइनर अपने डेब्यू के कुछ समय बाद ही गायब हो गया था, इसलिए डिजाइनर के बचे हुए टुकड़े बेहद सीमित थे और पैसे देकर भी उन्हें पाना आसान नहीं था। और अब ये पूरा कमरा ऐसे आश्चर्य से भरा हुआ है। अध्याय 319, कोई तुलना नहीं, कोई कड़वाहट नहीं। बेशक इस बड़े खुलासे से हर कोई हैरान था। कुछ लोगों ने तो फीफी से चुपके से पूछा, फीफी, क्या अंदर जो हैं वे सब असली हैं? फेई को आश्चर्य हुआ, फिर भी उसने सिर हिलाया। मैंने देखा और वे असली हैं। जो कोई भी रत्नों के बारे में थोड़ा अधिक जानता है वह जानता होगा कि असली आभूषणों की अनोखी चमक को नकली आभूषणों से आसानी से पहचाना जा सकता है। हे भगवान, ये तो बहुत चौंकाने वाला है। क्या ग्लोरी वर्ल्ड ने निंगशी के लिए ये सब तैयार किया है? ग्लोरी वर्ल्ड उस पर खर्च करने को तैयार है। रीगल रिविया यूनिट में सबसे अच्छे दृश्य के साथ रहना पहले से ही अद्भुत है। अब जब एक कोठरी किसी के घर से भी बड़ी हो तो और क्या बात। वे सचमुच निंगशी की बहुत कद्र करते हैं। वहाँ उपस्थित सभी लोग जानते थे कि यह कौन था। उनमें से कुछ, जिन्हें निंग जुएलुओ पसंद नहीं थी, बोलने लगे, निंगशी वाकई में बहुत अच्छी हैं। ये सभी प्रसिद्ध ब्रांड जी के हैं। निंग जुएलुओ की अलमारी किसी नौसिखिए की अलमारी जैसी नहीं है। उन्होंने तो बस वही ब्रांड खरीद लिया जो मुख्यधारा में है। फिर भी वह निंगशी को अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर करती रही। निंगशी को शायद इसकी परवाह भी नहीं है। मुझे यकीन है कि वह निंगशी को बुरा दिखाने की कोशिश कर रही थी। बहुत बुरा हुआ, अस्क, अगर वे साथ रहते तो अब कोई कड़वाहट नहीं होती। निंग जुएलुओ को इसकी उम्मीद नहीं थी। वो पल जब उसने निंगशी से अपने कपड़े मांगे थे वो आज भी उसके ज़हन में है। और अब ये विशाल वॉक इन क्लोजेट, वह अभी भी निंगशी के वॉक इन क्लोजेट के सामने जमी हुई सारी फुसफुसाहटें सुन रही थी। उसका चेहरा गर्म था, मानो उसे अभी अभी थप्पड़ मारा गया हो। धिक्कार है, ये सब फांगिया की गलती थी। उसने अचानक सभी को निंगशी के घर जाने का सुझाव क्यों दिया? यदि वे यहाँ नहीं आए होते तो आज रात की उसकी योजना एकदम सही होती। बहुत बढ़िया, अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया। जैसे ही वह अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रही थी वह फिर से टूट गई। फेंगिया को उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी और वह सबके सामने बहुत ही घटिया लग रही थी। वह निराश हो गई और निंगशी को डांटने लगी, अगर तुम्हें इन कपड़ों की जरूरत नहीं थी तो तुम्हें बस इतना ही कहना चाहिए था। हमें तुम्हारे लिए इधर उधर भागते देखकर मजा आ रहा था और ज्यादा आभारी होने की कोशिश करो। निंगशी ने अपने हाथ जोड़े और दरवाजे पर झुक गई। उसकी भौहें ऊपर उठीं। क्या तुम्हें यकीन है कि मैंने इसका जिक्र नहीं किया था? ऐसा लग रहा था कि कोई इंसानी भाषा नहीं समझ सकता। वह कुछ देर तक अवाक रही, फिर ईर्ष्या से बुदबुदाई, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी सुंदर चीजें हों, वे तुम्हारी नहीं हैं।
निंग जुएलुओ ने अपनी भावनाओं को दबाने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। फिर उसने उदारता दिखाते हुए कहा, रहने दो जियाओया, हम बस मदद करने की कोशिश कर रहे थे और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं कर रहे थे। ये बहुत अच्छा है कि उसे मेरे कपड़ों की जरूरत नहीं है। निंग कसी, अगर तुम अपना मन बदलो तो मुझे कभी भी बता देना। उनके शब्दों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि उनकी कंपनी भले ही अभी उनका समर्थन कर रही हो, लेकिन एक दिन वे ऐसा करना बंद भी कर सकती है। कमरे में एकमात्र व्यक्ति जो अभी भी तर्कसंगत रूप से सोच पा रहा था, शायद गुआन शियाओ की थी। हाँ, वह थोड़ी देर के लिए चौंक गई थी, लेकिन जल्दी ही संभल गई और निंग जुएलुओ और फोंगिया पर गर्व करते हुए उन दोनों जोकरों को खुद को बेवकूफ बनाते हुए देखा। आज रात की यात्रा सार्थक रही। क्या शानदार शो था। अब मैं थक गया हूँ, अब घर जाकर सोने का समय हो गया है। फिर वह चली गई। गुआन शियाओकी के जाने के बाद लोग वहाँ से जाने लगे, खासकर वे लोग जिन्होंने निंग शी का मजाक उड़ाया था। अंततः सभी लोग चले गए। निंग शी इतनी थक गई थी कि सोच भी नहीं पा रही थी, इसलिए वह बिस्तर पर लेट गई और सो गई। अध्याय 320। शत्रु का शत्रु मित्र होता है। देर रात निंग जुएलुओ का अपार्टमेंट। चांग ली आधी रात को दौड़कर वहां पहुंचा तो देखा कि फर्श फटे हुए कपड़ों से भरा हुआ था। मेरी प्यारी दादी, अब आपको किसने नाराज किया है? निंग जुएलुओ ने कपड़ों के ढेर को काटने के लिए कैंची का जमकर इस्तेमाल किया और फिर भयंकर रूप से चिल्लाया, और कौन? चांग ली अपनी सहायक की अपडेट से स्थिति समझ चुकी थी। उसने जगह को व्यवस्थित करते हुए सलाह दी, शुएलुओ, मैं कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन इस बार तुम सचमुच बहुत ज्यादा उतावले हो गए। तुम इतने समय से धैर्यवान रहे हो, तुम इसे टाल क्यों नहीं पाए? तुम्हें खुद आग लगाने की क्या जरूरत थी? क्या मैं काफी देर तक धैर्य नहीं रख पाए? आज रात हम जिस स्थिति में थे, मैंने सोचा, उसने सोचा था कि कुछ भी गलत नहीं होगा। कौन जानता था? चांग ली ने अपना स्वर नर्म करते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो, लेकिन अपनी अल्पकालिक इच्छाओं को पूरा करने का कोई मतलब नहीं है। निंग शी को इस समय तुम्हारे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। कोई न कोई तो जरूर उसके लिए आएगा। निंग जुएलुओ तुरंत उसकी ओर मुड़ा और पूछा, आप किसकी बात कर रही हैं? चांग ली ने मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाया, मत भूलो, ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के पास अभी भी सु यिमो है। निंग शी इन दिनों बहुत चर्चा में है। क्या तुम्हें लगता है कि सु यिमो को इससे कोई दिक्कत होगी? लेंग मन्यू जैसी लोकप्रिय हस्ती भी उससे हार गई थी, तो फिर निंग शी उसकी तुलना में क्या है? ये सुनते ही निंग जुएलुओ की आंखें चमक उठीं। सु यिमो, मैंने उसके बारे में कैसे नहीं सोचा। यह सही है, सु यिमो के लू ग्रुप के उच्च स्तरीय प्रशासकों के साथ संदिग्ध अंतरंग संबंध हैं। ऐसी पृष्ठभूमि के साथ उसका मुकाबला करना आसान नहीं है। जरा सोचिए, अपने घमंडी व्यक्तित्व के साथ अगर निंग शी उसकी हैसियत को खतरे में डालती तो वह निंग शी के अस्तित्व को कैसे बर्दाश्त कर पाती? आज रात जो हुआ उसके बारे में उसे जल्द ही पता चल ही जाता। आपको क्या लगता है, जब उसे पता चलता तो उसे कैसा लगता? निंग जुएलुओ ने ध्यान से सोचा, फिर उसने आत्मसंतुष्ट होकर कहा, आप बहुत समझदार हैं। जब उसने देखा कि आखिरकार वह निंग जुएलुओ का मन बदलने में कामयाब रही, तो चांग ली ने राहत की सांस ली और विश्लेषण जारी रखा। अब हम सु यिमो के पक्ष में संबंध बना सकते हैं। हालांकि तुम पहले हमेशा उसके खिलाफ थे, अब ऐसा नहीं है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चिंता मत करो, मैं पहले उसकी बात सुनने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। निंग जुएलुओ ने कैंची और हाथ में पकड़े कपड़े जमीन पर फेंक दिए, फिर उठकर इधर उधर टहलने लगी। फिर वह रुकी और बोली, मैंने सुना है कि उसे पन्ना जैतून पसंद है। किसी ने मेरे पिताजी को पहले भी एक जोड़ी उत्तम जैतून की सजावटी वस्तुएं दी थीं। तुम जाकर उन्हें भेंट कर देना। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं कुछ सोचूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, चांग ली ने जल्दी से जवाब दिया। फिर उसने पूछा, ठीक है, क्या तुमने उस सुझाव के बारे में सोचा है जो मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था? आपका मतलब सगाई से है? हाँ, तुम बहुत समय से चुप रही हो। तुम्हें अपनी लोकप्रियता और छवि को बहाल करने के लिए कुछ दिलचस्प चाहिए। इस बीच हर कोई इस बात से ईर्ष्या कर रहा है कि तुम सु यान के साथ हो, इसलिए सगाई करने का ये सबसे अच्छा समय है। कई सुर्खियों में तुम शामिल होगे। मैंने पहले से ही फॉलो अप की एक श्रृंखला की योजना बना ली है जो न केवल तुम्हारी लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी, बल्कि निंग शी को भी झटका देगी। चांग ली ने कुछ ज्यादा ही उत्साहित होकर कहा। सु यान का जिक्र आते ही निंग जुएलुओ ने भौहें चढ़ाईं। जानते हो, जो कुछ हुआ उसकी वजह से सु यान मेरी आलोचना कर रहा है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और वैसे भी वो हाल ही में बहुत व्यस्त रहा है। कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है, काम जरूरी है। आपका सु यान वाकई कमाल का है। अगर वह ये सौदा पक्का कर लेता है तो सु परिवार निश्चित रूप से यूरोपीय बाजार में विस्तार करेगा और पूरी कंपनी को 10 गुना मुनाफा होगा। वित्तीय चैनल और पत्रिकाएं हाल ही में उसकी खूब तारीफ कर रहे हैं। निंग जुएलुओ ने गर्व से जवाब दिया, बेशक, वह मेरा आदमी है। आप चिंता न करें, मैं ये काम कर दूंगी। चांग ली ने जवाब दिया, यह अच्छी बात है। चलो इस पर अलग से काम करते हैं। अध्याय 321। मेरे पास खुशखबरी है। अगली सुबह इतनी गहरी नींद में निंग शी तब तक सोती रही जब तक वह स्वाभाविक रूप से जाग नहीं गई। उसे कल रात की घटना याद आ गई और उसे लगा कि उसने ये सपना देखा है। ऐसा तब तक था जब तक वह अपनी चप्पलों में पैर घसीटते हुए कोठरी की ओर नहीं चली गई। उसने कल रात छिपे हुए कमरे को बंद नहीं किया था, उसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी नजर में आ गई थी। निंग शी अवाक रह गई। पता चला कि यह कोई सपना नहीं था। शुरू में तो उसे लगा कि यह बेकार है, इसलिए उसने इसे स्वीकार कर लिया।
लेकिन अब वह क्या करे। और यह कोठरी। निंगशी का सिर अभी भी दर्द कर रहा था कि अचानक उसका फोन बज उठा। ये लिंग झिझी का फोन था। हेलो सिस्टर झिझी, आज आपकी छुट्टी है ना? क्या आप अभी फ्री हैं? अगर आपके पास कुछ नहीं है तो थोड़ी देर के लिए कंपनी में आ जाइए। कुछ खास नहीं, मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। निंगशी तैयार होकर ऑफिस की ओर दौड़ी। उसी समय ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट लिंग झिझी के कार्यालय में। अरे, मैं हर खेल में हार क्यों जाता हूँ। जियांग मुये मेज के सामने सोफे पर लेट गया और चिढ़कर अपने हाथ में गेम कंसोल उछाल दिया। निंगशी कहाँ है? वो कितने बजे आ रही है? दस्तावेजों की प्रक्रिया के बीच में लिंग झिझी ने अपना सिर उठाए बिना ही जवाब दिया। पहले से ही रास्ते में है। जियांग मुये उठ बैठा और अपनी मेज पर बैठी शांत महिला को सोच में डूबी आंखों से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, लेकिन अचानक उसका दिल असंतोष से भर गया। लिंग झिझी, यहाँ और कोई नहीं है, इतनी दूरी का नाटक बंद करो। लिंग झिझी ने उसे एक संक्षिप्त नजर से देखा और अनदेखा कर दिया। उसके रवैये से परेशान होकर जियांग मुये और भी क्रोधित हो गया। फिर अचानक व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। उफ, पिछली बार तुमने निंगशी से क्या कहा था कि तुम और मैं मासूमियत से सिर्फ कलाकार और पूर्व प्रबंधक हैं। तुम अभिनय में बहुत अच्छी हो, तुम सिर्फ एक अभिनेता क्यों नहीं बन जाती? लिंग झिझी ने अंततः ऊपर देखा और सीधे उसकी ओर देखते हुए 3 शब्दों में उत्तर दिया। क्या मैं गलत था? जियांग मुये कुछ कहने ही वाला था कि लिंग झिझी ने सवाल करते हुए जवाब दिया, या क्या आप ये पसंद करेंगे कि मैं निंगशी को एक अलग सच्चाई बताऊं? वह अचानक लाल हो गया और तुरंत खड़ा हो गया। तुम। दरवाजे के बाहर किसी ने दस्तक दी। जियांग मुये चुप हो गया और दरवाजा खोलने चला गया। उसने दरवाजे के बाहर खड़े व्यक्ति से चिढ़कर शिकायत की, तुम बहुत धीमे हो, मैं तो खेल में कई बार मर चुका हूँ। निंगशी ने उसकी ओर घृणा से देखा और कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे बार बार मरने का मेरे यहाँ पहुँचने की गति से कोई संबंध है? बस, अब बकवास बहुत हो गई, अब काम पर लग जाओ। जब हमारी बातचीत खत्म हो जाएगी तब भी मुझे अपना नया उपकरण लेना है। तुम सिर्फ गेम खेलना जानते हो। मुझे लगता है कि भविष्य में तुम्हें अपने गेम कंसोल से ही शादी कर लेनी चाहिए। निंगशी ने उसकी तरफ आंखें घुमाईं, फिर अंदर आकर प्यार से लिंग झिझी का अभिवादन किया। बहन झिझी, मैं आ गई। हमेशा की तरह उसने इतनी जल्दी अपना भाव बदल दिया कि जियांग मुये हक्का बक्का रह गया। निंगशी को देखते ही लिंग झिझी का चेहरा नर्म पड़ गया। बैठो, आज मैंने तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाया है। अच्छी खबर? कैसी खुशखबरी? निंगशी तुरंत चौंकी। मैंने अभी अभी आपकी ओर से प्रवक्ता बनने की नौकरी स्वीकार कर ली है। निंगशी उत्साह से गदगद थी। सचमुच? मैं प्रवक्ता बन सकती हूँ, लेकिन मेरा एक नाटक अभी रिलीज नहीं हुआ है। लिंग झिझी ने समझाया, आप काफी लोकप्रिय हैं। बात बस इतनी है कि ज्यादातर कंपनियां इंतजार करके देखना पसंद करती हैं, इसलिए यह मौका एक भाग्यशाली संयोग माना जा रहा है। आपके और जियांग मुये के रात भर गेम खेलने की खबर एक नेटिजन द्वारा खींचे जाने के बाद, जिस गेमिंग कंपनी के पास वह गेम है जिसमें आप दोनों खेले थे, उसने मुझसे संपर्क किया। हम बातचीत कर रहे थे और कल ही हमने सौदा पक्का कर लिया। अध्याय 322, रास्ते में रहो और कुछ मत करो। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका पहला विज्ञापन कार्य इस तरह से होगा, और वह आश्चर्यचकित रह गई। यह क्या काम करता है? जिंग मुये ने उसे धीरता से जवाब दिया, क्यों नहीं, तुम्हें मेरा आभारी होना चाहिए। अगर मैं न होता तो तुम्हें यह नहीं मिलता। ठीक है, सारा श्रेय तुम्हें जाता है। लिंग झिझी ने विशिष्ट विवरण देते हुए कहा, गेम कंपनी ने आपको और जियांग मुये को एक साथ रखने का अनुरोध किया था, और क्योंकि आप अभी भी नए हैं, आपकी एंडोर्समेंट फीस ज्यादा नहीं है, केवल 10 लाख। इसलिए अंत में आपको लगभग 3 लाख डॉलर मिलेंगे। 3 लाख? इतना? उसने पहले कभी कॉन्ट्रैक्ट में अपने मुनाफे के बंटवारे पर ध्यान नहीं दिया था। आमतौर पर नए लोगों के लिए ये लगभग 20% मुनाफा होता है, और ये तथ्य कि उसे लगभग 40% मिल रहा था कंपनी की ओर से एक बहुत अच्छा सौदा था। इस मामले में शैतान ने सचमुच उसकी मदद की थी। जियांग मुये ने अनादर पूर्वक कहा, बेकार। तुम सिर्फ 3 लाख से संतुष्ट हो गए, तो फिर आपको कितना मिल रहा है? निंगशी ने जिज्ञासा से पूछा। ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 मिलियन। अगर आप न होते तो मैं इतने सस्ते विज्ञापन के बारे में सोच भी नहीं पाता। निंगशी ने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम अपने चेहरे पर मुक्का मारने के लिए कह रही हो? लिंग झिझी ने उनमें से प्रत्येक को अनुबंध सौंप दिया। मैंने आपको केवल इसके लिए यहाँ इकट्ठा किया है। यह अनुबंध है, इसे देखें, और यदि कोई समस्या नहीं है तो अपने हस्ताक्षर करें। जियांग मुये ने बिना पूरी सामग्री देखे ही उस पर हस्ताक्षर कर दिए। निंगशी ने भी जल्दी से उस पर सरसरी निगाह डाली और हस्ताक्षर कर दिए। लिंग झिझी ने दस्तावेजों की जांच की और उनकी ओर सिर हिलाया। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। चूंकि आप दोनों एक ही एंडोर्समेंट ले रहे हैं, मैंने भाई मिंग से इस पर चर्चा कर ली है और अब मैं इस एंडोर्समेंट को संभालूंगा। मैं बाद में आप दोनों को संबंधित व्यवस्थाओं के बारे में सूचित करूंगा। ठीक है, धन्यवाद बहन झिझी। विख्यात। कार्यालय छोड़ने के बाद जियांग मुये कुछ क्षणों के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर भी उसने पूछा, क्या उस दिन कुछ हुआ था जब आपने पूरे दिन की छुट्टी ली थी? कुछ हुआ है, लेकिन वास्तव में नहीं। वैसे भी अब सब ठीक है। इसका फिर से लू टिंगजियाओ से कुछ लेना देना है ना? उसका मुंह थोड़ा सा फड़क उठा, यहाँ तक कि मेरी माँ ने भी इसके बारे में सुना है। निंगशी की आंखें खाली हो गईं। तुम्हारी माँ? उसने क्या सुना? वह कहती है कि मेरी दादी, जो लू टिंगजियाओ की माँ है, लू टिंगजियाओ के लिए एक ब्लाइंड डेट की व्यवस्था करने के बारे में उनसे बात कर रही हैं। लगता है वे हाल ही में उम्मीदवारों को चुनने में व्यस्त हैं।
मेरी माँ ने अपनी सारी योजनाएं रद्द कर दी और बूढ़ी मैडम को उनकी बहू चुनने में मदद कर रही हैं। ओह, जियांग मुये ने उसे घूरते हुए कहा, बस इतना ही कहना है, बस। ओह, निंगशी ने घूरकर पूछा, मैं और क्या कर सकती हूँ? बीच में आकर कुछ न करूं। जिंग मुये ने उसे नाराजगी भरी नजर से देखा। जब वे दोनों बात कर रहे थे तो एक भावुक आवाज ने बीच में कहा, जियो ये। दोनों ने ऊपर देखा और दो महिलाओं को अपनी ओर आते देखा। उनमें से एक झाओ मेगसिन थी जिसने एक खूबसूरत पोशाक पहनी हुई थी, और जिस महिला ने जियांग मुये को आवाज दी थी उसने चैनल के नवीनतम पतझड़ सीजन की एक हल्के बैंगनी रंग की लंबी पोशाक पहनी हुई थी। वह उस पोशाक में बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसकी आंखों में गर्व का भाव था। सू येमो, वह चेहरा जिसे हर कोई जानता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से निंगशी ने उसे लगभग तुरंत पहचान लिया। इस बारे में बात करते हुए, जबकि उन्होंने काफी लंबे समय के लिए ग्लोरी वर्ल्ड के साथ अपना अनुबंध किया था, ये पहली बार था जब वह उनसे मिली। जियाओ ये, तुम्हें कंपनी में आखिरी बार देखे हुए काफी समय हो गया है, क्या तुम यहाँ काम के लिए आए हो? सू येमो ने वरिष्ठता के लहजे में चिंतित होकर पूछा। अध्याय 323, उसे काटकर मार डालना। जियांग मुये ने नाराज चेहरा बनाया और बस उसे जवाब दिया, ममम। मनोरंजन जगत एक ऐसा स्थान था जहां योग्यता बहुत मायने रखती थी, और चूंकि वह सीनियर थी इसलिए जूनियर होने के नाते निंगशी को उसका अभिवादन करना पड़ा। नमस्ते वरिष्ठ। सू येमो ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा और जियांग मुये की ओर देखे बिना ही उससे बात करती रही। जियो ये, मैंने सुना है कि आपने एक गेम का समर्थन किया है। निंगशी ने वही किया जो उसे करना चाहिए था, और चूंकि सू येमो ने उसे अनदेखा करना चुना था इसलिए उसे परेशान करने का कोई कारण नहीं था। इसके बारे में क्या है? सू येमो ने अपनी भौहें उठाईं। आप अचानक एक खेल का समर्थन करने में क्यों रुचि रखते हैं? मैं बस यहाँ अपने जूनियर की मदद कर रहा हूँ। सू येमो ने अचानक उसकी बात सुनकर गंभीर चेहरा बना लिया। जियाओ ये, मुझे नहीं पता कि आपके मैनेजर क्या सोच रहे हैं, लेकिन आपकी वर्तमान स्थिति में इस तरह का एंडोर्समेंट लेना और उस स्तर के लोगों के साथ काम करना वास्तव में आपकी छवि को प्रभावित करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकते हैं। जियांग मुये अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और बनावटी हंसी हंसते हुए बोला, हाहा मिस सू, आप कुछ ज्यादा ही नियंत्रणकारी हैं, है ना? और अगली बार कृपया मुझे जियांग मुये कहें, जियाओ ये नहीं। सू येमो बहुत खुश नहीं दिख रही थी। जियो ये, मुझे पता है कि तुम्हें लोगों का नियंत्रण पसंद नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे अपने भले के लिए है। माहौल को अजीब होते देख झाओ मेगसिन बोली, येमो ही वह व्यक्ति है जिससे विज्ञापन के संबंध में बात की जानी चाहिए। उसने अभी अभी मध्य क्षेत्र में चैनल का मुख्य विज्ञापन अपने नाम किया है और लू कॉर्पोरेशन भी उसके साथ अनुबंध जारी रखना चाहता है। वह वास्तव में बहुत व्यस्त है। जियो ये, मैं पहले भी इससे गुजर चुका हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हें सचमुच मेरी बात सुननी चाहिए। मैं अभी विदा लेता हूँ, फिर कभी तुमसे बात करूंगा। वह निंगशी को अनदेखा करती रही और उसने जियांग मुये की ओर ठंडे स्वर में सिर हिलाया और चली गई। उनके जाते ही जियांग मुये ने वहीं पर भड़कते हुए कहा, क्या बकवास है? जियाओ ये कौन है? जियाओ ये उसके इस्तेमाल के लिए नहीं है, वो मेरे काम में दखल देने की भी हिम्मत कर रही है। वो सच में सोचती है कि वो मेरी चाची है। अगर उसने पहले लिटिल ट्रेजर को नहीं बचाया होता तो मैं उससे पहले ही झगड़ा कर चुका होता। निंग जियाओ शी, जाओ और उसे काट डालो। निंग शी अवाक रह गई। क्या आप कृपया ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं कुत्ता हूँ? जियांग मुये ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। निंग शी, तुम्हें इसके बारे में जरा भी नहीं पता। अंकल ने सू येमो को कभी नहीं बताया कि उसने लिटिल ट्रेजर को बचाया था। उन्होंने बस यूं ही लोगों को उसके करियर में तरक्की देने का आदेश दिया था। वह खुद को बहुत ऊंचा समझती थी, हमेशा यही मानती थी कि मेरे चाचा उसके दीवाने हैं और इसीलिए उसका साथ देते हैं। उसने खुद को लगभग श्रीमती लू घोषित कर दिया था। हर बार मुझसे बात करने के लिए वह जिस लहजे का इस्तेमाल करती है वह घिनौना है। निंगशी ने सू येमो की ओर देखा। जब तक उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया मैं भी कुछ नहीं करूंगी, लेकिन उसका रवैया देखकर उसके साथ शांति बनाए रखना लगभग असंभव है और एक दिन हम दोनों के बीच टकराव होना तय है। जियांग मुये ने तुरंत जवाब दिया, पीछे मत हटो, इसके लिए लड़ो। मैं तुम्हारी सबसे मजबूत बैकअप ढाल हूँ। मैं चाहूंगा कि तुम उसकी बजाय मेरी चाची बनो। धन्यवाद। कार में झाओ मेगसिन ने सावधानी से पिछली सीट से एक खूबसूरत तोहफा निकाला। येमो, यह आज सुबह निंग जुएलुओ के मैनेजर ने भेजा था। निंग जुएलुओ अब उस पुरानी घटना की वजह से निंगशी के खिलाफ है। अब जब वे अचानक हमारे साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वे शायद सहयोग करना चाहते हैं। अध्याय 324, मुझे भी उसकी याद आती है। सू येमो ने उपहार बॉक्स उठाया, उस पर नजर डाली और तिरस्कार भरे स्वर में कहा, वह मेरे साथ सहयोग करना चाहती है? क्या वह इसके लायक है? उसके पास एक ऐसा महान व्यक्ति था जो उसकी रक्षा कर रहा था और उसका समर्थन कर रहा था। उसे किसी और के साथ काम करने की आवश्यकता नहीं थी। झाओ मेगसिन जानता था कि उसके मन में क्या चल रहा है और उसे समझाना जारी रखा, योग्य हो या न हो, महत्वपूर्ण बात निंग जुएलुओ नहीं है बल्कि उसके पीछे का प्रभाव है। निंग परिवार उसका साथ दे रहा है और उसका प्रेमी सू यान है, इसलिए उसकी शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। तुम्हें पता है कि इंपीरियल में सू परिवार को खूब सुर्खियां मिल रही हैं और हर कोई उनके पक्ष में आने की कोशिश कर रहा है। अब यह वाकई एक बेहतरीन मौका है, उस पर एहसान करने से कुछ नहीं खोना है।
जबकि मनोरंजन जगत में हर कोई यह मान रहा था कि सु यिमो लू कॉर्पोरेशन में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ एक अस्पष्ट रिश्ते में थी। झाओ मेगसिन हर रोज सु यिमो के साथ थी और उसने कभी भी उसे लू कॉर्पोरेशन के किसी भी व्यक्ति के साथ निजी तौर पर करीब आते नहीं देखा था। झाओ मेगसिन वाकई असुरक्षित महसूस कर रही थी, लेकिन वो सु यिमो के सामने ये बात जाहिर नहीं करना चाहती थी। उसे जरूर सु यिमो से अच्छी डांट पड़ेगी। सु यिमो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई लू टिंगजियाओ के साथ उसके रिश्ते पर शक करे। निंग परिवार और सु परिवार के प्रभाव के बारे में सुनकर सु यिमो की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। झाओ मेगसिन ने जल्दी से आगे कहा, ठीक है यिमो, क्या तुमने सुना कि कल रात क्या हुआ था? क्या हुआ? सु यिमो ने पूछा। झाओ मेगसिन ने चुपके से उसके कान में कहा, कल रात निंग जुएलुओ ने अपने घर पर एक पार्टी रखी थी और निंगशी उसके ठीक ऊपर रुकी थी, इसलिए मुझे यकीन है कि निंग जुएलुओ ने उसे अपमानित करने के लिए कुछ लोगों को लाने की कोशिश की होगी। लेकिन झाओ मेगसिन ने अपने जीवंत भावों के साथ इस घटना का वर्णन किया और बहुत प्रभावित हुई। इतना बड़ा वॉक इन क्लोजेट और वे सभी जी ब्रांडेड कपड़े थे। झाओ मेगसिन ने स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं किया, लेकिन ग्लोरी वर्ल्ड ने सु यिमो को भी ऐसा विशेष उपचार नहीं दिया था। सु यिमो ने भौहें चढ़ाईं। जी हाँ, गैब्रियल एल्विस के डिजाइन किए हुए कपड़े। तुम्हें भी वो ब्रांड पसंद था ना? पिछली बार उद्घाटन समारोह में तुमने कहा था कि तुम्हें ये ब्रांड चाहिए, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सका। उसे वास्तव में एक टुकड़ा मिला, लेकिन किसी और ने उसकी बोली को पीछे छोड़ दिया और उसे सु यिमो ने बहुत बुरी तरह से डांटा, जिसने उस पर गहरी छाप छोड़ी। इस बिंदु पर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो किसी को भी किसी भी चीज में उससे आगे निकलने की अनुमति नहीं दे सकता था, सु यिमो की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, ये कुछ ऐसा है जो ग्लोरी वर्ल्ड एक चमकदार नौसिखिया के लिए करता है, बस एक अस्थायी प्रसिद्धि के लिए। वह और क्या कर सकती है? फिर भी एक और दोस्त बनाने से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। बस निंग जुएलुओ के साथ जो करना है करो। ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो। लू परिवार के निवास पर हमेशा की तरह लिटिल ट्रेजर खिड़की की चौखट पर दिवास्वप्न देख रहा था। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने अपना फोन निकाला और अपने पिता को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। मिस। वह आंटी शियाओ शी को याद कर रहा था, हालांकि वे दोनों अभी कुछ समय पहले ही मिले थे। लू कॉर्पोरेशन कार्यालय में उस व्यक्ति ने अपने फोन पर नजर डाली, फिर उसने अपने बेटे को कुछ शब्द लिखे। मुझे भी उसकी याद आती है, लिटिल ट्रेजर ने तुरंत कहकर उत्तर दिया और उससे पूछा कि वह आंटी शियाओ शी को फिर से कैसे देख सकता है। लू टिंगजियाओ ने अपनी खिड़की से बाहर देखा, इसके बारे में सोचा, फिर अपने बेटे के संदेश का जवाब दिया। लिटिल ट्रेजर ने जब उसका जवाब पढ़ा तो वह जल्दी से कुर्सी से उतरकर लिविंग रूम की ओर भागा। लिविंग रूम में लू चोंगशान यान रुई से बात कर रहे थे। जब उन्होंने लिटिल ट्रेजर को दौड़ते हुए अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने तुरंत कॉफी टेबल पर बिखरी महिलाओं की सारी तस्वीरें और जानकारी छिपा दी। फिर मुस्कुराते हुए अपने पोते की तरफ देखा। अध्याय 325, निगरानी मॉनिटर। छोटे खजाने, दादी के पास आओ। क्या बात है? क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम क्या खाना चाहते हो? दादाजी तुम्हारे लिए कुछ बना देंगे। दोनों दादा दादी सौम्य और दयालु थे तथा लिटिल ट्रेजर को डराने से डरते थे। आपको समझना होगा कि वह नन्हा खरगोश शुरू में सिर्फ अकेले ही रह सकता था और उनके साथ एक जगह बिल्कुल भी साझा नहीं कर सकता था। अब जब वह उनके साथ रह सकता था तो यह उनके लिए अतुलनीय वरदान था। लिटिल ट्रेजर ने सिर हिलाया, जूते उतारे और सोफे पर चढ़ गया। फिर उसने अपने नन्हे हाथों से अपनी दादी के कंधों पर हाथ रखा और पूरी ताकत से उन्हें सहलाने लगा। यान रुई इस अचानक स्नेह प्रदर्शन से बहुत खुश और आश्चर्यचकित हुई। अरे मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम अब अपनी दादी को मालिश दे रहे हो? लिटिल ट्रेजर ने सिर हिलाया और भी जोर से काम करने लगा। लू चोंगशान ने ईर्ष्या से किनारे से देखा और बुदबुदाया, लगता है लिटिल ट्रेजर दादी को ज्यादा पसंद करता है ना? क्या इसकी वजह ये थी कि वह हमेशा बहुत सख्त रहता था? जरूर, खासकर उस औरत के प्रति उसका रवैया बहुत ही अरुचिकर था। जब लिटिल ट्रेजर ने ये देखा तो क्या उसे उससे नफरत हो गई? अब मुझे क्या करना चाहिए? लू चोंगशान जितना ज्यादा इस बारे में सोचता उतना ही ज्यादा चिंतित और क्रोधित होता। वह ये सब सिर्फ लिटिल ट्रेजर और परिवार के लिए कर रहा था। आखिरकार उसे बुरा आदमी बनना ही था। सब उसकी शिकायत करते थे, लेकिन सबसे बढ़कर लिटिल ट्रेजर भी अब उसे पसंद नहीं करता था। लू चोंगशान उदास होकर इस बारे में सोच ही रहा था कि लिटिल ट्रेजर अपनी दादी की मालिश खत्म करके तुरंत अपने दादाजी के पास गया और उनकी भी मालिश करने लगा। उनके नन्हे मुन्ने हाथ वाकई किसी का भी दिल पिघला सकते थे। ठंडे दिल वाले लू चोंगशान की अचानक ही आंखों में आंसू आ गए। अच्छा लड़का लिटिल ट्रेजर, विचार ही मायने रखता है। खुद को थकाओ मत। लू चोंगशान फिर चुप हो गया। आह भरते हुए पूछा, छोटे खजाने, क्या तुम्हें दादाजी की कोई मदद चाहिए? लिटिल ट्रेजर ने गंभीरता से सिर हिलाया। लू चोंगशान ने फिर पूछा, आप आंटी जियाओ शी से मिलना चाहती हैं, है ना? लिटिल ट्रेजर ने अपना सिर जोर से हिलाया और अपने दादाजी की ओर आशा भरी और अनिश्चित निगाहों से देखा। लू चोंगशान को जो नजर उसने दी उससे उसका दिल पिघल गया। ठीक है, दादाजी तुम्हें आने देंगे। बाद में मैं किसी से उसे आमंत्रित करवा लूंगा, ठीक है? लिटिल ट्रेजर की आंखें तुरंत चमक उठीं जब उसने खुशी से अपने दादाजी के गाल पर चुंबन लिया। फिर संतुष्ट होकर अपने कमरे में वापस भाग गया। यान रुई ने अपने पति को देखा जो एक मूर्ख की तरह मुस्कुरा रहा था और बोली, किसने कहा था कि इससे पहले मेरे पास कोई सिद्धांत या आधार नहीं था? अब आपके सिद्धांत कहाँ हैं? आपकी आधार रेखा कहाँ है?
क्या ये सब सिर्फ इसलिए खत्म हो गया क्योंकि आपके पोते ने आपको कंधे की मालिश दी थी? अपने पोते से एक छोटे से चुंबन के साथ अब आप उससे कुछ भी वादा करेंगे? लू चोंगसान ने अपना गला साफ किया और अपनी गंभीर अभिव्यक्ति को पुनः प्राप्त किया। आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैं ये लिटिल ट्रेजर के शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए कर रहा हूँ। इसके अलावा उस महिला को लिटिल ट्रेजर के साथ आने देने में कोई बुराई नहीं है। मैं निश्चित रूप से उस पर नजर रखने के लिए किसी को नियुक्त करूंगा। जब लू चोंगशान ने अपना काम पूरा कर लिया तो उसने बटलर जिंग वू को बुलाया। मास्टर, क्या आपके पास कोई आदेश है? अभी जाकर फोन करो और उस औरत को लिटिल ट्रेजर के साथ आने दो। लू चोंगशान ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, बस इतना कह दो कि लिटिल ट्रेजर घर पर अकेली है। बाद में मैडम और मैं जाने का कोई बहाना ढूंढ लेंगे। हम उसे उसके साथ अकेले रहने देंगे। गुरुजी, आप जो कहना चाह रहे हैं वह ये है कि घर में और अधिक निगरानी मॉनिटर लगाओ। ठीक है, समझ गया। जिंग वू ने सिर हिलाया और चला गया। यान रुई ने जब सुना कि उसके पति ने बटलर से क्या कहा तो वह भौचक्की रह गई। शायद यह इतना अच्छा विचार नहीं है। लू चोंगशान ने लापरवाही से जवाब दिया। ये बुरा विचार क्यों होगा? मैं देखना चाहता हूँ कि उसमें ऐसा क्या अलग है। क्या आप ये भी नहीं जानना चाहते कि वह महिला लिटिल ट्रेजर के प्रति सच्ची है या नहीं?